अस्सलामुअलैकुम। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू। मैं उस लड़की के साथ चलता हुआ अपने बेडरूम के पिछले दरवाजे पर आया। वो रिहाइश के करीब पहुंचकर मुझसे रुखसत हो गई। मैं तन्हा कमरे तक आया, फिर उसे खोलकर जैसे ही अंदर पहुंचा तो ठिठक गया। ख्वाबगाह की तारीकी में लेडी रोजीना की आंखें चमक रही थी। मुझे रस भरी आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी जुबान में कुछ कह रही थी। इसके बाद ही मेरे दाएं तरफ ज़रा फासले पर किसी की आवाज़ आई। मैंने उधर घूमकर देखा, वहां भी एंटी डार्क गॉगल्स की चमक दिखाई दी। वो लेडी रोजीना की खास बॉडीगार्ड थी। उसकी जुबान का अंग्रेजी में तर्जुमा पेश करते हुए कह रही थी, लेडी साहिबा का हुक्म है स्विच ऑन ना किया जाए। मैंने अपनी आंखों पर एंटी डार्क गॉगल्स चढ़ा लिए। अब मुझे कमरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लेडी के अलावा वहां और 4 मुसल्ला औरतें थीं। उन सबकी स्टेन गनों का रुख मेरी तरफ था। उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड ने पूछा, तुम किसकी इजाजत से बाहर गए थे? मैंने जवाब दिया, कोई रोकने वाला होता तो इजाजत तलब करता। पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकला। खुली फिजा अच्छी लग रही थी, इसलिए जरा घूम फिर कर आ रहा हूं। झूठ कहते हो, तुम उस गार में गए थे। किस गार की बात कर रही हो? तुम हमें बिल्कुल ही नादान समझते हो। यहां इतनी जबरदस्त फायरिंग होती रही और तुम सैरो तफरी करते रहे। क्या हम इस बात को मान लें? बेशक जबरदस्त फायरिंग हो रही थी, लेकिन इधर एक गोली भी नहीं आई। मेरी समझ में आया कि लेडी रोजीना के फौजी रात को निशानाबाजी की मशकें कर रहे हैं। कोई खतरा नहीं है, लिहाजा मैं तफरी करता रहा। वो मेरी बातों का तर्जुमा अपनी लेडी को सुनाती रही। मैंने जमाही लेने के बाद कहा, नींद आ रही है। लेडी रोजीना ने कहा, जो बेतहाशा फायरिंग को चांद मारी समझ रहा हो वो यकीनन फरहाद ही हो सकता है। इससे पूछो ये कब तक माइकल के खोल में छुपा रहेगा। क्या मैं दोबारा इसका तिब्बी मुआयना कराऊं? मैंने दोनों हाथ उठाकर कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड के जरिए तुम्हारी बातों का तर्जुमा समझ रहा हूं। जब उस बॉडीगार्ड ने अपनी लेडी को मेरी बात सुनाई तो वो खुश होकर मुझे देखने लगी, फिर बोली, पिछले दरवाजे को बाहर से बंद किया जाए। दोनों दरवाजों के बाहर मुसल्ला गार्ड्स का पहरा होना चाहिए। फिलहाल तुम सब जाओ। वो दरवाजे से बाहर गईं, फिर उसे बंद कर दिया। बंद कमरे की खामोशी और तन्हाई में वो हुस्ने मुजस्सम मेरी निगाहों के सामने था। अंधेरा था, मगर अंधेरा नहीं था, क्योंकि मतलब की चीज नजर आती हो तो अंधेरा मेहरबान सा लगता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगी। उसकी चाल में शाहाना वकार भी था, नजाकत भी थी और अदाओं का हुस्न भी था। वो करीब आकर मेरे शानों पर दोनों हाथ रखते हुए बोलने लगी। खुदा जाने क्या बोल रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने भी जापानी जुबान शुरू कर दी। वो बोलते बोलते करीब तर हो रही थी। चौंक कर पीछे हट गई, ताज्जुब से मुझे देखने लगी। फिर उसने अपनी जुबान में कुछ कहा। मैंने भी जवाबन वही जापानी जुबान इस्तेमाल की। उसने पांव पटक कर फिर कुछ कहा। मैंने अंग्रेजी जुबान में पूछा, क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि मैं अंग्रेजी के बजाय ऐसी अजनबी जुबान बोल रहा हूं जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है? वह चुपचाप मुझे देखते हुए मेरी बात सुन रही थी। मैंने कहा, लेडी रोजीना, तुम अंग्रेजी जुबान अच्छी तरह समझते हो, इसीलिए तुम्हें हैरानी नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं और तुम्हें गुस्सा भी नहीं आ रहा। वह फौरन ही दूसरी तरफ घूम गई, तेजी से चलते हुए दरवाजे के पास गई, फिर दस्तक देते हुए अपनी जुबान में कुछ कहा। दरवाजा खुल गया। उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड अंदर आई। अपनी मालका की बातें सुनने के बाद मुझसे पूछा, अभी तुम किस जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे? तुम्हारे अंदाज से पता चल रहा था तुम कोई उल्टी सीधी जुबान बोलकर लेडी साहिबा का मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हारी लेडी को मेरे साथ तन्हाई में रहने का शौक हुआ, मगर ये भूल गई कि ना मैं इनकी जुबान समझता हूं, ना ये मेरी जुबान समझ पाएंगी। इन्होंने मुझसे कुछ कहा। मैंने जापानी जुबान में कहना शुरू किया। अब मैं कोई भी जुबान बोल लूं, इससे तुम्हारी लेडी साहिबा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ अपनी जुबान जानती हैं। ये कभी एतराफ़ नहीं करेंगी कि अंग्रेजी जुबान समझती भी हैं और बोलती भी हैं। लेडी रोजीना ने पूछा, ये मुझसे जापानी जुबान में क्या कह रहा था? मैंने जवाब दिया, मैं लेडी साहिबा से कह रहा था, सुबह हो रही है, कमरे में हल्की हल्की रोशनी हो रही है। इन्होंने स्विच ऑन करने से रोका था, लेकिन दिन की रोशनी को नहीं रोक सकती। इन्हें तकलीफ होगी, आंखें दुखने लगेंगी, लिहाजा इन्हें अपने तारीख कमरे में जाना चाहिए। वो अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड के जरिए मेरी बातों को समझ रही थी। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर कहा, मैं जा रही हूं। इसे कह दो, इसका रिकॉर्ड मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। आज तक इसे कोई ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सका। मैं ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। इसकी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी होगी और आने वाली रात मेरी सुहाग रात और इसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। ये कहकर वो तेज़ी से चलते हुए कमरे से बाहर चली गई। पर्सनल बॉडीगार्ड ने कहा, तुमने अपनी किस्मत का फैसला सुन लिया, अब आराम करो। बाहर निकलने की हमाकत ना करना। वो भी कमरे से बाहर गई। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। उसने मुझे आराम करने का नेक मशवरा दिया था। अब आने वाली रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है या नहीं, ये तो खुदा बेहतर जानता है। लोगों के चैलेंज करने से कुछ नहीं होता। मैंने जूते उतारे, बिस्तर पर आकर आराम से लेट गया। मास्कमैन को मुखातिब किया। वो भी नींद से बेदार हुआ था, फौरन ही उठकर बैठ गया। मैंने कहा, सुबह सवेरे खुशखबरी सुनने से सारा दिन अच्छा गुजरता है। वह मुस्कुराकर बोला, तुमने वादा किया था मास्टर की के मुतल्लिक कोई खुशखबरी सुनाओगे। वो मर चुका है। क्या? हाँ, मगर मरने के बाद भी जिंदा है। पहेलियां बुझवा रहे हो?
जिस तरह एक शैतान के मरने के बाद दर्जनों शैतान पैदा हो जाते हैं, उसी तरह अभी आधे दर्जन मास्टर की मौजूद हैं। मैंने मास्क मैन को भगवान हीरा स्वामी और मास्टर की सिंडिकेट के 6 अहम अफराद के मुतालिक मुख्तसर तौर पर बताया। उसने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, यह अच्छा हुआ कि वो 6 अहम अफराद जो वक्तन फवक्तन मास्टर की बनकर तुम्हारे मामलात में मुदाखलत करने वाले थे, उनकी असलियत मालूम हो गई। वो योगा के माहिर नहीं है, ये बात उन्हें बताकर तुमने वाकई उनकी नींदें उड़ा दी हैं, उन पर अच्छा नफ्सियाती असर डाला है। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर कोई ना कोई हमाकत करते रहेंगे। मैंने कहा, हर बड़ा मुल्क अपने यहाँ तैयार होने वाले हथियारों को दूसरे मुल्कों में पहुँचाना चाहता है। जहाँ पहुँचा नहीं सकता वहाँ खुफिया एजेंटों और दहशत गर्दों के जरिए पहुँचाया जाता है। आपका मुल्क भी यही करता है। क्या मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता, अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ। आपकी फहरिस्त में ऐसे खुफिया एजेंट और दहशत गर्द होंगे जो आपके यहाँ तैयार होने वाले हथियारों को दूसरे मुल्कों में फैलाते हैं। मैं उन एजेंट्स के नाम चाहता हूँ। मास्टर की सिंडिकेट में जो 6 अफराद हैं, उनमें एक शख्स हथियारों का खुफिया एजेंट है। उन हथियारों के जरिए वो करोड़ों डॉलर हासिल करता है। मैं तुम्हारी बात समझ गया। 1 घंटे के अंदर ऐसे एजेंटों की फहरिस्त तुम्हें पेश कर सकता हूँ। अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। बेदार होने के बाद आपसे राब्ता कायम करूँगा। मैंने राब्ता ख़त्म करने के बाद रेड पावर के बॉस को मुखातिब किया, फिर उससे कहा, न्यूयॉर्क के CIB डिपार्टमेंट में भगवान हीरा स्वामी की एक फ़ाइल है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं उस फाइल को चुराया जाए, चोरी की जाए या उसकी नकल हासिल की जाए? वो हर हाल में चाहिए। उसे आज ही हासिल करने की कोशिश करो। मैं बाद में राब्ता कायम करूँगा। मैं वापस आ गया। ख्वाबगाह के दोनों दरवाजे बाहर से बंद थे। बाहर वाले किसी भी वक्त खोलकर अंदर आ सकते थे। जब मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी तो मैं भी उन्हें अंदर आने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने दोनों दरवाजों को अंदर से बंद किया, फिर आकर आराम से लेट गया। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, आंखें बंद की, दिमाग को हदायत दी, फिर नींद की गफलत भरी दुनिया में पहुंच गया। शीबा और आमना दुश्मनों के दरमियान थी। मुझे उनकी खबर लेना चाहिए थी, मगर यह इत्मीनान था कि दुश्मन फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शीबा को राजी रखने की खातिर आमना को भी बर्दाश्त कर लेंगे। मेरे सोते रहने के दौरान लेडी रोजीना की रिहाइशगाह में क्या होता रहा, यह भी बयान कर रहा हूँ। उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड ने मेरे कमरे से जाने के बाद अपनी लेडी साहिबा से कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रोजीना ने पूछा, क्या बात है? आप फरहाद के सिलसिले में इतना सख्त फैसला ना करें तो बेहतर है। तुम उसकी हमायत कर रही हो। मैं आपकी हमायत में बोल रही हूँ। आपने घर से निकल कर आने के बाद अपने फार्म के अतराफ मुसल्लह सिपाहियों से रिपोर्ट ली थी। उनका बयान है कि मास्टर की के आदमियों के पास भारी मशीन गन्नें थीं, लेकिन उन्होंने वो मशीन गन्नें अपने ही आदमियों पर इस्तेमाल की। क्या यह फरहाद का कारनामा नहीं है? वो तायद में सर हिलाकर बोली, हाँ, जितना सोचती हूँ यही समझ में आता है कि ये एक गैर मामूली बात है। हम पर हमला करने वाले दुश्मनों ने खुद अपने आदमियों को मार डाला। बाकी जो बचे वो मैदान छोड़कर भाग गए। ये टेलीपैथी का कमाल हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो यकीनन फरहाद इस गार में मौजूद था और हमारी बातें सुन रहा था। लेडी साहिबा, फरहाद गार में था या नहीं उसे जाने दें। मास्टर की के आदमी फिर हम पर हमला कर सकते हैं। फरहाद हमारे सामने जाहिर हो गया है। उधर मास्टर की भी यकीन से कह रहा था, माइकल के पीछे वो छुपा हुआ है। दुश्मन उसे हासिल करने के लिए ज़रूर हमला करेंगे। वो 4 मशीन गन्नें छोड़कर भाग गए। ये हमारे कब्जे में है। फिर हमारे आदमी फार्म के अतराफ चौकस रहेंगे। इसके अलावा भी आला हुक्काम से राब्ता कायम करूंगी और मास्टर की के खिलाफ शिकायत करके कानूनी तौर पर इमदाद हासिल करूंगी। यहाँ की इंतज़ामिया मेरी मुट्ठी में है। यानी अब फरहाद को अहमियत नहीं दे रही हैं। उसे क्यों अहमियत दूँ, जबकि मेरे पास बहुत से ज़राए मौजूद हैं। उसे भी अपना एक ज़रिया बनाकर रखा जा सकता है। जिसे मैं पसंद कर लेती हूँ उसे ज़रिया नहीं बनाती, खुद उसकी निजात का ज़रिया बन जाती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा फैसला कभी नहीं बदलता। अब जाओ, मैं आराम करूंगी। वो सर झुकाकर आ गई। लेडी रोजीना ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसकी ख्वाबगाह का दरवाज़ा बड़ा ही मजबूत था, कोई उसे तोड़कर अंदर नहीं जा सकता था। जब वो सोने जाती तो दरवाज़ों और खिड़कियों पर बिजली की नादीदा लहरें दौड़ती रहती थीं। वहां से गुजरने की कोशिश करने वाला आइंदा कभी कोशिश करने के काबिल नहीं रहता था। पर्सनल गार्ड पिछले 6 बरसों से उसकी खिदमत कर रही थी। उसने वहां रहकर देखा था कि उसकी मालका शादी के लिए ऐसे अफराद का इंतखाब करती थी जो किसी न किसी मामले में मशहूर मारूफ होते थे। वो उनसे तरह तरह के मकासद पूरे करती थी और जब काम निकल जाता तो निकाह नामे पर दस्तखत करके उसे अपनी ख्वाबगाह में ले जाती थी। उसके साथ जाने वाला फिर कभी ख्वाबगाह से बाहर नहीं आता था। वहां मुलाजमत करने वाली तमाम औरतों का मुतफिका फैसला था कि ख्वाबगाह से कोई चोर रास्ता कहीं जाता है या वहां तय खाना है जहां वो अपने एक रात के दुल्हा को हमेशा के लिए दफन कर देती है। वो पर्सनल गार्ड मुझे तस्वुर में देखने लगी, सोचने लगी, क्या ये फरहाद जिसने सारी दुनिया में धूम मचा रखी है एक लेडी रोजीना के हाथों उसकी ख्वाबगाह में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। उसकी दूसरी सोच ने कहा, बड़े बड़े शाहजोर जो मैदान मार लेते हैं, बड़े बड़े ज़हीन अफराद जो जहानत के जरिए एक से एक कारनामे अंजाम देती हैं,
वो हमेशा हसीन औरतों के हाथों तबाह बर्बाद हुए, तारीख इस बात की गवाह है। वो बड़े अज़म से बोली, मैं फरहाद को उसके फ्रेम में नहीं आने दूंगी, मुझे उसके बचाव का रास्ता ढूंढना चाहिए। वो मेरे लिए बेचैन हो गई थी, परेशान होकर सोच रही थी किस तरह मेरी हिफाजत कर सकती है, मुझे यहां से निकालकर फरार होने का मौका दे सकती है। फिर उसने सोचा 4 घंटे के बाद उन पहरेदारों की ड्यूटी बदलेगी जो फरहाद की ख्वाबगाह के दरवाजे पर हैं। उनकी जगह मैं अपनी राजदार लड़कियों को ड्यूटी पर लाऊंगी, इस तरह उसके पास जाकर उसके लिए कुछ कर सकूंगी। उसे लेडी रोजीना की तरफ से इत्मीनान था। वो रोजाना सुबह से दोपहर 2 बजे तक नींद पूरी करती है, कभी कभी तो तमाम दिन अपने बेडरूम से नहीं निकलती। अंधेरा होने के बाद रिहायशगाह के दूसरे हिस्से में नजर आती थी। कभी तो ऐसा होता कि वो रात को भी ख्वाबगाह से बाहर नहीं आती थी। दिन रात कमरे में बंद रहना, खाने के लिए भी ना निकलना हैरानी की बात थी। जहां बरकीरो दौड़ती रहती थी, उस दरवाजे के पीछे लेडी रोजीना की कुछ ऐसी मसरूफियात थी जो किसी की समझ में नहीं आती थी। जो राज आज समझ में नहीं आता, उसे आने वाला कल समझा देता है। अभी वो आने वाला कल जब भी आएगा उसका इंतजार करना पड़ता है। मेरे सोने के दौरान तेल लबैब में क्या होता रहा वो बाद में मालूम हुआ, मगर अभी बयान कर रहा हूं। आमना दुश्मनों पर जाहिर हो गई, मगर जान का खतरा नहीं था, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। शीबा ने साफ तौर पर कह दिया था कि आमना बदस्तूर उसकी बॉडी गार्ड रहेगी, 24 घंटे उसके साथ रहा करेगी। अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसराइली हुक्काम उसकी टेलीपैथी से कभी फायदा नहीं उठा सकेंगे। उसकी इस धमकी ने खातिर ख्वाह असर किया, लेकिन किसी वक्त भी पांसा पलट सकता था। आइंदा ऐसी कोई बात हो सकती थी जो अभी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा अक्सर होता है, जिस बात की हम तवक्को नहीं करते वही पेश आती है। आमना के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता था। उसे जाहिर नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी मजबूर थी। कमांडो एक्स को चैलेंज ना करती तो शीबा की इज्जत महफूज न रहती। बहरहाल कमांडो एक्स जो शहजोर था, बड़े तुमतराक से मंजरेआम पर आया और बड़े ड्रामाई अंदाज में शीबा को अगवा करके तेलबैब ले गया। इस कदर अहम कारनामा अंजाम देने के बावजूद उसे गोली मार दी गई। उसे खत्म कर देने की 2 वजूहात थीं। एक तो यह कि उसके दिमाग का रास्ता टेलीपैथी के लिए खुल गया था। जब तक वो जख्मी रहता हम उसके दिमाग में पहुंचकर तरह तरह की मालूमात हासिल करते रहते, और वो ये नहीं चाहते थे। इसके अलावा वो शीबा को खुश कर रहे थे, ये तासुर दे रहे थे कि वो कितनी अहम है। उसकी खातिर कमांडो एक्स की एक गलती मुआफ नहीं की गई और उसे सजाए मौत दी गई। शीबा को एक छोटे से आलीशान महल में रखा गया था। उसकी ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद नहीं हो सकता था। उसने कमांडो एक्स की मुजरिमाना जुर्रत के बाद एतराज किया, इस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करने के इंतजाम किए जाएं, वरना वो इत्मीनान और सुकून से सो नहीं सकेगी। दरवाजे को अंदर से बंद करने के फौरन ही इंतजाम कर दिए गए। आमना ने उसे अंदर से बंद करने के बाद कहा, शीबा तुम आराम से सो जाओ, मैं जागती रहूंगी। वह मुस्कुराते हुए पास आकर बोली, तुम सचमुच बॉडीगार्ड नहीं हो कि मेरे लिए जागती रहो। जनाब शेख साहब ने मेरे लिए यही ड्यूटी मुकर्रर की है। तुम्हारे सामने कोई मलका आलिया नहीं है कि तुम वर्दी पहनकर ड्यूटी दो। मैं सिर्फ टेलीपैथी जानती हूँ, तुम तो बेशुमार सलाहियतों की मालिक हो। मैं तुम्हें बॉडीगार्ड के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ मेरी सहेली बनकर 24 घंटे साथ रहोगी। वो उसकी वर्दी से बेल्ट और हॉलिस्टर अलग करने लगी। आमना ने हंसते हुए पूछा, क्या मेरी वर्दी उतारना चाहती हो? तुम खुद उतारो, मैं वार्डरोब से नाइट गाउन लाती हूँ। कल से तुम मेरी तरह लिबास पहनोगी, मेरी तरह मेकअप में रहोगी। हम औरतें हमें औरतों की तरह रहना चाहिए। अलबत्ता कोई नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो तो बेशक मर्द बन जाया करना। उसने एक नाइटी निकालकर आमना को पहनने के लिए दी। फिर दरवाजा खोलकर देखा, बाहर कई मुसल्ला गार्ड्स खड़ी हुई थी। उसने कहा, लेडी टेलर को फौरन बुलाओ। आमना ने पूछा, क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए जो भी करूं कम है। बेचारे कमांडो एक्स ने मरते मरते तुम्हारी जैसी सहेली दे दी। लेडी टेलर आ गई। शीबा ने कहा, आमना का नाप लो और सुबह होने तक इसके चंद जोड़े तैयार कर दो। इसका लिबास मेरे लिबास से कमतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जितने मलबूसात मेरे लिए तैयार होते रहेंगे उतने इसके लिए भी तैयार किए जाएं। लेडी टेलर उसका नाप लेकर चली गई। उसने दरवाजे को बंद किया, फिर आमना के साथ आकर पलंग पर लेट गई। सुबह के 4 बज रहे थे। वह 6 घंटे तक सोती रही। 10 बजे बेदार हो गई। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो कितनी ही कनीजें उनकी खिदमत के लिए खड़ी हुई थी। सबसे पहले एक खूबसूरत सी स्मार्ट सी लड़की ने आगे बढ़कर शीबा से कहा, यूं तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी अपनी खिदमत के लिए मुंतखब कर सकती हैं। फिलहाल मुझे सरकारी तौर पर आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, आजमाइशी तौर पर ही सही, मुझे खिदमत का मौका दीजिए। शीबा ने उसे सर से पांव तक देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा अंदाज बहुत प्यारा है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? रेबेक्का डेविड। रेबेक्का, पहले हम गुसल करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। उसने पूछा, क्या बाथरूम में गुसल करने से पहले पूल में तैरना पसंद करेंगी? सुबह सवेरे तैरने से अच्छी खासी जिस्मानी वर्जिश होती है। हम ज़रूर स्विमिंग पूल जाएंगे। वो स्विमिंग पूल उस आलीशान महल के वस्त में था। उनकी ख्वाबगाह के पिछले दरवाजे को खोलने से वो पूल नजर आता था। वो कनीज़ों के झुरमट में वहां गई। तकरीबन आधे घंटे तक पूल में तैरती रही। उनके चारों तरफ कनीज़ों के अलावा नाचने गाने वाली लड़कियां भी थीं।
वो हाथों में रुबाब लिए उसे बजा रही थीं और इब्रानी जुबान में गा रही थीं। बड़ा ही खूबसूरत और रोमानी माहौल था, मगर वो माहौल सिर्फ औरतों के लिए मखसूस था। वहां किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं थी। आमना और शीबा बारी बारी अपनी ख्वाबगाह के बाथ में आईं। फिर गुसल वगैरह के बाद लिबास तब्दील किया, खाने के लिए खास कमरे में चली गईं। वहां नाश्ते के दौरान रेबेक्का ने नोटबुक खोलते हुए कहा, आज सुबह 10 बजे चंद सरकारी अफसरान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब तो 12 बजने वाले हैं। क्या आप उन्हें मुलाकात का वक्त दे सकती हैं? मैं 1 बजे मिल सकती हूँ, सिर्फ आधे घंटे के लिए। रेबेक्का उसकी बातों को नोट करने लगी। हम 2 बजे तक आउटिंग के लिए जाएंगे। मैं आमना को तेल अबैब शहर दिखाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पिछले 2 माह से हूँ, इस शहर को अच्छी तरह देख चुकी हूँ। तुमने ड्यूटी के दौरान हॉस्टल में रहकर बहुत कम देखा है। मैं ऐसी ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ हॉस्टल की लड़कियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। रेबेक्का उसे पूछ रही थी वो कहाँ लंच करना पसंद करेगी। शाम को 5 बजे दीगर सरकारी अफसरान से मुलाकात करना पसंद करेगी या नहीं। फिर रात के डिनर के मुतल्लिक क्या ख्याल है, वो पूछ रही थी और शीबा के जवाबात नोट करती जा रही थी। ठीक 1 बजे वो आमना के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वहां पहले की तरह सरकारी अफसरान बैठे हुए थे। शीबा ने आमना के साथ एक सोफे पर बैठते हुए कहा, आप तमाम हजरात से पहले मुलाकात हो चुकी है, क्या किसी नए मसले पर गुफ्तगू करना चाहती हैं? एक आला अफसर ने कहा, मसला तुम्हारी और फरहाद की दोस्ती का है। अगरचे दोस्ती अच्छी चीज़ है, हम भी एक बार नहीं बार बार फरहाद को दोस्त बनाने की कोशिश कर चुके हैं। अगर तुम्हारे जरिए इस मकसद में कामयाब हो जाएं तो यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन सवाल पैदा होता है, हम किस हद तक फरहाद पर एतमाद कर सकते हैं? शीबा ने कहा, जिस हद तक दोस्ती निभाओगे उस हद तक एतमाद कर सकते हो। ये तो शीरो शक्कर होने वाली बात है। दूध में जितनी चीनी मिलाओगे उतना मीठा होगा, कम मिलाओगे दूध फीका होगा, बहुत ज़्यादा मिलाओगे कड़वा हो जाएगा। लिहाजा दोस्ती ना कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा। एतदाल का रास्ता इख्तियार करके बड़ी हद तक एतमाद किया जा सकता है। दूसरे ऑफिसर ने कहा, हम बाबा साहब के इदारे के जिम्मेदार अफराद से गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं जहां से हमारी मुस्तहकम दोस्ती का आगाज़ हो सके। मैं शेख साहब से दिमागी राब्ता कायम करके आपका दोस्ताना पैगाम पहुंचा दूंगी। एक और अफसर ने कहा, हम जनाब शेख साहब को दावत देते हैं वो अपने वक्त के साथ यहाँ आएँ और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। शीबा ने कहा, मुझे यकीन है शेख साहब यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। हमें भी यकीन है वो आएंगे। हम दोस्ताना माहौल में अपने मसाइल तय करेंगे, लेकिन एक मसला फिर भी रह जाएगा। शीबा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो अफसर ने कहा, तुम्हारी और फरहाद की दोस्ती का मसला। तुम एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन सिर्फ चाहने से तो मोहब्बत की तकमील नहीं होती। तुम उससे मिलना चाहोगी, वो तुम्हारे लिए तड़पता होगा, लेकिन यह मुलाकात कैसे होगी, कहाँ होगी? शीबा ने कहा, इसका जवाब आप लोगों ने दिया है। अगर मैं फरहाद से मिलने जाऊंगी तो यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी और फरहाद को बुलाया जाएगा तो आप लोगों के जाल में फंसने के लिए कभी नहीं आएगा। शीबा, ये ना समझो कि हमने तुम्हें कैद कर रखा है। जब तुम पूरी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने मुल्क और कौम के काम आती रहोगी और जब हमें यकीन हो जाएगा कि किसी के बहकाने में आकर अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो तुम्हें कहीं जाने से नहीं रोका जाएगा। वह अचानक कहका हलगाने लगी। सब उसका मुंह ताकने लगे। उसने जी भरकर हंसने के बाद कहा, यह खाम ख्याली है कि मैं वहां जा नहीं सकती और फरहाद यहां आ नहीं सकता। जब हम चाहें हमारे पर लग जाएंगे और हमें प्रवास करते हुए देखने वाले देखते रह जाएंगे। एक अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं तुम दोनों ख्याल ख्वानी की परवास करते हो और जब चाहते हो एक दूसरे से मिलते हो, मगर ये जहनी राब्ता होता है, जिस्मानी नहीं होता। यह भी हो सकता है मैं बनफ्से नफीस जब चाहूँ फरहाद से मुलाकात कर सकती हूँ। तुम ये कहना चाहती हो कि इसराइली सरहद पार करके फरहाद से मिलने जा सकती हो? बेशक, मैंने कहा ना, हमारे रास्ते में कोई दीवार नहीं है। तुम्हारी ये बात हमारे सरहदी मुहाफिजों के लिए चैलेंज है। अपने सरहदी इंतजामात पर इतराना सरासर नादानी है। आज दुनिया के किसी मुल्क की सरहद महफूज नहीं। हर मुल्क में दहशतगर्द घुसे चले आते हैं। सख्त से सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद एक मुल्क में दूसरे मुल्क के सुराग रसां और तकरीबकार मौजूद रहते हैं। जब ऐसे लोग सरहदों में दाखिल हो जाते हैं तो फिर टेलीपैथी जानने वालों के लिए कौन सी बड़ी बात है। बॉर्डर क्रॉस करने पर याद आया, ये आमना हमारे मुल्क में कैसे आ गई? आमना ने कहा, मेरा नाम आमना बाबर है। मेरे महबूब शोहर का नाम हमेशा मेरे साथ रहता है और तुम्हें भी यह नाम जान लेना चाहिए। आमना बाबर, तुम्हारे बारे में छानबीन हो रही है। क्या तुम खुद ही बताना पसंद करोगी यहाँ कैसे आई हो? सिर्फ यहाँ की सरहद पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल तो यह है कि मैं इस हॉस्टल में पहुंच गई जहाँ सख्त निगरानी में लड़कियों को रखा जाता है। हमें हैरान है तुमने वहाँ रुशना की जगह कैसे ली। सोचते रहोगे सारी उम्र गुजर जाएगी, फिर भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हम टेलीपैथी की तिलिस्मी चादर ओढ़ कर आते हैं। शीबा ने कहा, किसी भी मुल्क में 2, 4 या 10 योगा के माहिर हो सकती हैं, पूरी कौम तो नहीं हो सकती। आप ये सोचने में वक्त ज़ाया ना करें कि फरहाद की साथी औरतें किस तरह तिलिस्मी अंदाज में कहीं भी पहुंच जाती हैं।
दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो साइंसी तरक्की में बहुत आगे हैं, उन्हें कोई ऐसा आला ईजाद करना चाहिए जो टेलीपैथी की लहरों को रोक सके। ऐसे आलात फौज, पुलिस और सुराग रसां एजेंसियों के अफराद को देने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही अफराद को देखते हुए आंखें रखने के बावजूद अंधा बना देती हैं, सुनने वाले कान रखने के बावजूद बहरा कर देते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेती हैं। एक बूढ़े अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा तजुर्बा कहता है कोई आला रोक नहीं सकता, सिर्फ दोस्ती रोक सकती है। हम दोस्त बन जाएं तो फिर दोस्तों को हमारे मुल्क की सरहदें छुपकर पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे अफसर ने कहा, वाह कितनी उम्दा बात कह दिया आपने। यही तो हम चाहते हैं कि शेख साहब तशरीफ लाएं। मिस शीबा, क्या आप उन्हें मुखातिब कर सकती हैं? वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई, फिर घड़ी देखते हुए कहा, 1:30 बज चुका है। मैंने पहले ही कह दिया था आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगी। वह सब उठकर खड़े हो गए। एक ने पूछा, क्या शाम को मुलाकात करेंगी? मैंने पर्सनल सेक्रेटरी को 5 बजे का वक्त लिखा दिया है। कमांडो भाई की आवाज़ सुनाई दी, मिस शीबा, अगर तुम शेख साहब से अभी दिमागी राब्ता कायम कर लो तो बेहतर होगा। हमें मालूम होना चाहिए कि वो आना चाहती हैं या नहीं। शीबा ने कहा, सॉरी, इस मीटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। वो आमना के साथ चलते हुए ड्राइंग रूम से बाहर आई, फिर जो प्रोग्राम सेक्रेटरी को लिखवाया था उसी के मुताबिक तफरी के लिए रिहाइशगाह से बाहर आई। एक खूबसूरत एयर कंडीशनड मर्सिडीज खड़ी हुई थी। आगे पीछे भी कारें थी जिनमें बॉडीगार्ड थे। शीबा ने कहा, मैं आमना के साथ सिर्फ एक गाड़ी में जाऊंगी, हमारे आसपास कोई गाड़ी नहीं होगी। हमें बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। वहां खड़े हुए एक अफसर ने समझाया, मिस साहिबा, आपकी हिफाजत के लिए निहायत ज़रूरी है। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, फिर मेरे साथ आमना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। वह आमना के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, फिर ड्राइव करता हुआ रिहाइशगाह के अहाते से बाहर जाने लगा। वहां खड़े हुए अफसरान और मुसल्ला सिपाही उसे जाते हुए देख रहे थे, बहुत मजबूर थे, उसे नाराज नहीं कर सकते थे। अफसर ने फौरन ही टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। अपने आला हुकाम से राब्ता कायम होते ही रिपोर्ट देने लगा कि शीबा आमना के साथ गई है और किसी भी मुसल्ला बॉडीगार्ड को अपने साथ ले जाना गवारा नहीं किया है। मेरी नींद के दौरान यह सब कुछ होता रहा। मुझे अपने मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक 1 बजे तक सोना था, मगर 10 बजे आंख खुल गई। मैं जिस कमरे में सोता हूँ वहां कोई गैर मामूली बात हो तो इसी तरह आंख खुल जाती है। मैं फौरन ही उठकर बैठ गया। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल रहा था। मुझे वही लड़की नजर आई जो पिछली रात रहनुमा बनकर गार के अंदर ले गई थी। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा, फिर कहा, आ जाओ, कल रात तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था? वो अजीब नजरों से मुझे देख रही थी, जैसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो। उसने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर मेरे करीब आकर आहिस्तगी से बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने मुझे कहीं देखा था? मैंने चौंक कर उसे देखा। वह बिल्कुल अजनबी की तरह बोल रही थी, हालांकि आधी रात से लेकर सुबह 5 बजे तक मेरे साथ थी। हमने ऐसे खूबसूरत लम्हात गुजारे थे जो यादगार रह जाते हैं। ऐसे में वो अजनबी कैसे रह सकती थी? मैंने फौरन ही उसके दिमाग में छलांग लगाई। उसे जरा टटोला तो हैरान रह गया। ये लड़की रात वाली वो नहीं थी और वो रात वाली ये लड़की नहीं थी। उसकी सोच ने बताया कि पिछली रात खाने के बाद 1 प्याली कॉफी पी थी, फिर पता नहीं कैसे दिमाग बोझल हो गया था। वो बिस्तर पर लेट गई थी, उसके बाद होश नहीं रहा। इसका मतलब यह था कि पिछली रात जिस लड़की ने मेरे साथ वक्त गुजारा था उसने कोई चक्कर चलाया होगा, कॉफी में कोई ख्वाब आवर दवा मिलाई होगी, तभी ये सारी रात सोती रह गई थी। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? वो अपनी असल शक्ल सूरत में मुझसे मिल सकती थी, मेरी रहनुमा बनकर गार में ले जा सकती थी, मेरे साथ जैसा तैसा वक्त गुजार सकती थी, फिर उसका रूप बदलने की जरूरत क्यों महसूस की थी? जवाब समझ में आ गया, ये मक्कारी सोनिया की थी। उसने कहा था मर्द को अपनी औरत पुरानी लगती है, दूसरी औरत ख्वाह कितनी ही कमतर हो नई नई सी लगती है। इस बुनियादी नुक्ते के मुताबिक वो मुझे 2 बार चक्कर दे गई थी। वो 2 बार मेरे पास आई, मेरे साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा और मुझे मालूम ना हो सका कि वो मेरी औरत है और उसमें कोई परायापन है। वो तो मुझे हर लम्हा नई नई सी लगती रही और मैं इस नएपन के सैर में खोया रहा। उसने बड़ा ही अजीब और अनोखा अंदाज इख्तियार किया था। वो मेरी दस्तरस में होती थी मगर नजर नहीं आती थी, और जो नजर आती थी वो कोई और होती थी। जब वक्त गुजर जाता था तो पता चलता था कोई और नहीं थी, वही थी जो मेरी दस्तरस में थी। उसने कसम दी थी जब तक वो इजाजत ना दे मैं उसके दिमाग में एक साथ के लिए भी झांकने की कोशिश ना करूं। मैंने वादा कर लिया था और अपनी जुबान का पाबंद था। उसे हर तरह मौका मिल गया था। वह रूप बदल बदल कर आंख बचोली खेलती थी, आवाज बदलकर कानों में रस घोलती थी और नित नई अदाओं से एक नई औरत बन जाती थी। इस तरह साबित करती थी कि औरत कहीं से खराब नहीं होती, मर्द की नीयत खराब होती है। मेरे सामने खड़ी हुई लड़की फौरन ही पीछे हट गई। कमरे में लेडी रोजीना की पर्सनल गार्ड आई थी। उसने लड़की पर एक नजर डाली, फिर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब से तुम्हारे फराहद होने का इंकशाफ हुआ तब से ये लड़कियां किसी न किसी बहाने तुम्हारे करीब आ रही हैं। वो दुरुस्त कह रही थी। कमरे में और 2-4 मुसल्ला लड़कियां आ गई थीं। वह मुझे ऐसी दिलचस्पी से देख रही थी जैसे किसी मशहूर मारूफ फिल्मी हीरो को देख रही हूं। पर्सनल गार्ड ने कहा, ये तो 2-4 हैं, अगर हम पाबंदियां उठा लें तो तुम्हारे पास लड़कियों का मेला लग जाएगा।
फिर उन्हें देखते हुए कहा, चलो यहाँ से जाओ, मैं ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। लड़कियां बाहर चली गईं। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर मेरे करीब आते हुए बोली, अगर मैं ये कहूँ मेरे दिमाग में ना हो, सिर्फ मेरे चेहरे से अंदाज़ा करो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और तुमसे क्या चाहती हूँ, तो मेरी बात मान लोगे। मैं उसे सर से पांव तक बड़े गौर से देखने लगा। ये ख्याल तेजी से दिमाग में गर्दिश कर रहा था कि ये सोनिया है, फिर तन्हाई में मेरे पास आई है। ये फिर नए असरार की तरह खुलेगी और नए मौसम की तरह खिलेगी, इसीलिए कमरे में आते अपने दिमाग में आने से मना कर रही है। मैंने कहा, मैं दिन रात ख्याल ख्वानी करते करते तंग आ गया हूँ। तुम चेहरे के जरिए अंदाजा करने के लिए कह रही हो, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। मैं बेदार होते ही बाथरूम में जाता हूँ, सो सॉरी। मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। वह फौरन ही मेरे सामने आ गई। मेरा रास्ता रोककर इल्तिजामेज लहजे में बोली, फुर्सत नहीं है तो मेरे दिमाग में आकर ही मालूम कर लो, मैं जुबान से कह नहीं सकती, मुझे शर्म आती है। मैंने उसे उंगली दिखाकर तंबी के अंदाज में कहा, तुम मुझे दिमाग में आने की इजाजत दे रही हो, वरना मैं जुबान का पाबंद रहा हूं। ये कहते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। तब पता चला ये तो वही पर्सनल गार्ड है जिसे मैं पिछली रात से देखता आया हूं। ख्वामखा सोनिया होने का शुबा कर रहा था। मैं चंद सेकंड तक उसके चेहरे को तकता रहा और उसके ख्यालात पढ़ता रहा। वो शर्म से सर झुकाए हुए थी। मैंने कहा, तुम काफी समझदार हो, खूब सोच समझकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहती हो। ठीक है, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बाहर जाओ। वो उसी तरह सर झुकाए मेरी ख्वाबगाह के पिछले दरवाजे से चली गई। दरवाजा फिर बंद हो गया। मैं गुसल करने बाथरूम में चला आया। उसके दिमाग में भी मौजूद रहा। इस रिहाइशगाह से दूर फार्म के अतराफ छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए थे, जहां लेडी रोजीना के मुसल्ला मर्द फौजी रहा करते थे। उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो तुर्की जुबान बोल नहीं सकते थे। लेडी रोजीना भी मजबूर थी, अपने फार्म में तमाम तुर्क बाशिंदों को नहीं रख सकती थी। अमरीकी बाशिंदों का मुलाजिम रखना जरूरी था। उन्हीं में एक जवान ऐसा था जिसे पर्सनल गार्ड चाहती थी। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे कि मुलाजमत के 30 बरस पूरे हो जाएंगे और वो रिटायर हो जाएगी तो वो जवान उससे शादी करके अपना घर बसाएगा। वो ऐसे ही वक्त उस जवान से मिलती थी जब लेडी रोजीना दिन के वक्त अपनी नींद पूरी किया करती। इससे पहले मैं मादाम मरियम का जिक्र कर चुका हूँ। ऐसी मादाम किस्म की औरतें उस फार्म में सुपरवाइजर कहलाती थीं। वहां काम करने वाली दर्जनों लड़कियां इन लेडी सुपरवाइजर की निगरानी में रहती थीं। जब रोजीना अपनी नींद पूरी करती तो ऐसे वक्त ऐसी तमाम मादाम किस्म की औरतें एक दूसरे की राजदार बन जाती थीं। क्योंकि सभी औरतें थीं, सभी के सीने में दिल था। ये खुद किसी न किसी से इश्क करती थीं और अपने मातहत रहने वाली नौजवान लड़कियों को भी उनके आशिकों से मिलने की छूट देती थीं। इस तरह इन लड़कियों से अच्छी खासी रकमें भी वसूल होती रहती थीं। मैं बाथरूम में था, मगर इस पर्सनल गार्ड को अपने आशिक के साथ देख रहा था। वो एक दूसरे से मिलकर अलग होना भूल गए थे। जैसे प्यासे पानी से भरे हुए गिलासों को होंठों से लगाने के बाद आखिरी घूंट तक अलग करना भूल जाती हैं। मैं इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बोलेगी तो जवाबन वो भी कुछ बोलेगा, फिर मैं उसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस कमबख्त ने अलग होते ही उसे खुशखबरी सुनाई कि फरहाद उनके दरमियान मौजूद है और उन्हें बताएगा कि वे एक दूसरे को कितना चाहते हैं और तमाम उम्र एक दूसरे से वफा करते रहेंगे या नहीं। ये सुनते ही वो जवान बौखला गया। कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? कल रात तुमने कहा था फरहाद यहाँ नहीं है, माइकल पर शुबा गलत था। हाँ, ये उसकी टेलीपैथी का कमाल था। उसने अपने इल्म के जरिए मेडिकल रिपोर्ट में तब्दीली करा दी थी। यही माइकल गार्सन दरअसल फरहाद है। मैं इतनी देर में उस आशिक के खास ख्यालात पढ़ चुका था। मैंने उसकी जुबान से कहा, यू शट अप, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने ये बात मुझसे अब तक छुपाई कि फरहाद यहाँ मौजूद है, अब अचानक बता रही हो। वो तो अब तक मेरे चोर ख्यालात पढ़ चुका होगा। पर्सनल गार्ड ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसे चोर ख्यालात भी हैं जो मुझसे छुपाए जा सकते हैं? वो मेरी मर्जी के मुताबिक कहने लगा, हाँ, हर इंसान अंदर से थोड़ा बहुत चोर होता है। मैं सुपर मास्टर का एक अहम आलेकार हूँ। उसके लिए जासूसी के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। जब मैंने देखा कि लेडी के फार्म में मर्द मुहाफिज सिर्फ आउटडोर में रहती हैं और उन्हें रिहाइशगाह के करीब आने की इजाज़त नहीं दी जाती तो तुम्हें फांसना शुरू किया। तुम मेरे फ्रेब में आ गई और मैं मोहब्बत का नाटक खेलने लगा। मैं तुमसे बातों ही बातों में उस रिहाइशगाह के अंदरूनी हालात मालूम करता रहता था। मैं कल से बहुत परेशान हूँ। जब से तुमने बताया कि माइकल गार्सन पर फरहाद होने का शुबा किया जा रहा है तो मुझे अपने तरक्की के मौके साफ नजर आ रहे थे। सुपर मास्टर मुझे मुंह मांगी दौलत देता, यहाँ के सरमायादारों में मेरा शुमार होने लगता। फरहाद को गिरफ्तार करना बच्चों का खेल नहीं, लेकिन उसके मुत्तल्लिक मालूमात फराहम करना भी एक बड़ा कारनामा होता। अगर मैं ये निशानदेही कर देता कि फरहाद इस फार्म में मौजूद है तो वो कहते कहते रुक गया, फिर कहने लगा, मुझे देर नहीं करना चाहिए, अब भी वक्त है, मैं ये कारनामा अंजाम दे सकता हूँ। मैं अभी सुपर मास्टर को इतला दे सकता हूँ। ये कहते उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। पर्सनल गार्ड ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम फरहाद को उसके दुश्मनों के हवाले करना चाहते हो?
वो ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने लगा। पर्सनल गार्ड ने फौरन ही रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाने पर रखते हुए कहा, इसे मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगी। उसने हकारत से कहा, फरहाद को देखते ही मुझसे मोहब्बत का बुखार उतर गया है। तुम मुझे बातों में लगाकर ट्रांसमीटर को ऑपरेट कर रहे हो, मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, इसे ऑफ करो और मेरे हवाले करो। उसने घूरते हुए देखा, फिर ऑफ करके उसे बढ़ा दिया। वो बोली, मैं हाथ बढ़ाकर नहीं लूंगी, मैंने भी कुछ तरबियत हासिल की है, इसे मेरे कदमों के पास फेंक कर पीछे हट जाओ। उसने यही किया। छोटे से ट्रांसमीटर को उसके कदमों की तरफ फेंक दिया, लेकिन फेंकने के दौरान उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर एक लात मारी। वो हाथ से निकल गया, फिजा में उछलता हुआ गया, मगर नीचे आने से पहले ही जवान ने उसे कैच कर लिया। फिर अपनी महबूबा को निशाने पर रखते हुए बोला, बेशक तुमने तरबियत हासिल की है, बाकी जो हासिल करने के लिए रह गया है वो तुम्हारी रिवॉल्वर की एक गोली सिखा देगी। उसकी आंखें भीग गईं, अगरचे वह सख्त जान थी, खतरनाक हथियारों से खेलती थी। लेडी रोजीना की बॉडीगार्ड थी, फिर भी एक औरत थी। मोहब्बत में नाकामी औरत को रुला देती है। वो रोते हुए बोली, एक मोहब्बत करने वाला किसी नसीब वाली को ही मिलता है। मेरी बदनसीबी का यही अंजाम होना चाहिए। ये सीना जो तुम्हारे लिए ढाल बन सकता था, मशके सितम के लिए हाजिर है, गोली चलाओ। वांसू भरी आंखों से देखने लगी। उसकी उंगली ट्राइगर पर गई मगर वापस आ गई। फिर उसने ट्राइगर पर उंगली रखकर गोली चलाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसने दोनों हाथों से रिवॉल्वर थाम लिया और दूसरे हाथ की उंगली ट्राइगर पर लाने की कोशिश करने लगा। उसे बार बार नाकामी हो रही थी। आखिर उसने झुंझलाकर रिवॉल्वर उसके कदमों में फेंक दिया, फिर कहा, यह कोई रिवॉल्वर है, चलता ही नहीं। उसने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया, उसे निशाने पर रखते हुए गोली चलाने की कोशिश की, फिर नाकाम रहा। बदनसीब महबूबा उसे हैरानी से देख रही थी। वो झुंझलाकर बोला, तुम समझती हो मुझे रिवॉल्वर चलाना नहीं आता। दरअसल इन दोनों रिवॉल्वरों में कोई खराबी है। अब इसे मैं कनपट्टी पर रखकर चलाऊंगा तब भी नहीं चलेगा, ये देखो। उसने रिवॉल्वर को कनपट्टी पर रख लिया। वो तेजी से करीब आई, उसके हाथ को पकड़कर बोली, क्या कर रहे हो, गोली चल जाएगी। वाहरी औरत बेवफाई के जख्म सहती है, मगर बेवफा को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। वो मेरी मर्जी के मुताबिक अमल कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, लेडी रोजीना से कहना वो हजारों की तादाद में मुसल्ला औरतों की फौज बना ले, फिर भी महफूज नहीं रह सकेगी, क्योंकि मुसल्ला औरतों को हथियारों से शिकस्त देना जरूरी नहीं, वो तो जज्बात से मारी जाती हैं। वो फिर कनपट्टी से रिवॉल्वर की नाल को लगाने लगा। वो उसका हाथ खींचकर बोली, हमाकत ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम सुपर मास्टर के आदमी हो, मगर वादा करो फरहाद को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम देख रही हो कि हमारे दोनों रिवॉल्वर काम नहीं कर रहे हैं। मैं फिर इसे कनपट्टी पर रखकर आजमाता हूं, अगर ये नहीं चला तो मैं फरहाद के खिलाफ साजिश नहीं करूंगा, और अगर चल गया तो समझ लेना मैं झूठा और फरीबी था। आशिक नाम मुराद था, अपने ही रिवॉल्वर की गोली से मर गया। ये कहते उसने रिवॉल्वर को कनपट्टी से लगाया, फिर ट्राइगर को दबा दिया। ठाई की आवाज के साथ पर्सनल गार्ड चीखती हुई दूर हट गई। उसका आशिक जमीन पर यूं गिरा था कि उसे तड़पने की मोहलत भी न मिली। इतने करीब से चलने वाली गोली ने यकबारगी ठंडा कर दिया था। दूसरी मुसल्ला औरतें दौड़ते हुए इधर आ रही थी। पर्सनल गार्ड ने जमीन पर पड़े हुए रिवॉल्वर को उठाया, उसे हॉलिस्टर में रखा। आंखों से निकलने वाले आंसू चेहरे को भिगो रहे थे। आने वाली मुसल्ला औरतों ने उसे देखा मगर कोई सवाल नहीं किया। वो जानती थी कि संगदिल बॉडीगार्ड अपनी मोहब्बत की लाश पर आंसू बहा रही है। मैं गुसल से फारिग होकर कमरे में आ गया था और लिबास तब्दील कर चुका था। वो कमरे में आई तो उसे हैरानी से देखने लगा। उसने मेरे करीब आकर आंसू पहुंचते हुए कहा, मैं चाहती थी टेलीपैथी के जरिए अपनी महबूब की अच्छाइयों और बुराइयों को समझ लूं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने चौंक कर कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे तुम्हारे महबूब के दिमाग में पहुंचकर अहम मालूमात फराहम करना चाहिए। मुझे अफसोस है, दरअसल मैं दूसरे मामलात में उलझ गया था। तुम फिर उससे मिलो, उससे बातें करो, मैं उसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा। उसने सर उठाकर आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, अब उसके पास कभी नहीं पहुंच सकोगे। क्या मतलब? वो एक सर्द आ भर कर बोली, मैं बदनसीब हूं, मेरा वो नसीब कभी आंखें नहीं खोलेगा। उसने खुदकुशी कर ली। मैंने हैरानी से पूछा, खुदकुशी, लेकिन क्यों? वह मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगी। वो भूल गई थी कि ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी सोच पढ़ सकता हूं। इस वक्त उसकी तमाम तर सोचें अपने नामुराद महबूब पर मरकूज थीं। वो सोच रही थी, क्या मैं कह दूं कि वो बेवफा था, गद्दार था, मुझे आलाकार बनाकर मेरी मासूमियत और मोहब्बत से खेलकर यहाँ के राज मालूम करने आया था, फरहाद की हकीकत मालूम करके सुपर मास्टर को इतला देना चाहता था। वो सोच रही थी और उसकी दूसरी सोच कह रही थी, नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, मैं हरगिज ऐसा नहीं कह सकती, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। क्या हुआ कि वो बेवफा था, लेकिन उसकी बेवफाई उसके साथ ही खत्म हो गई। मुझे अपनी मोहब्बत की शर्म रखनी है, इस तरह उस बेवफा की शर्म भी रह जाएगी। उसने फिर मुझे देखा, लेकिन देर तक नजरें ना मिला सकी। नजरें चुराते हुए बोली, वो मेरी गलती से मारा गया। कैसी गलती? वो मेरा दीवाना था, मेरे बगैर नहीं रह सकता था, कह रहा था आज ही शादी करनी होगी, और मैं कह चुकी थी जब तक मुलाजमत के 30 बरस पूरे नहीं होंगे शादी नहीं करूंगी। जब मैंने साफ इनकार किया तो उसके दिल को सदमा पहुंचा। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और मेरे देखते ही देखते खुदकुशी कर ली।
वो फूट फूट कर रोने लगी। दोनों हाथों से चेहरे को थामकर वहां से जाते हुए बोली, मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। वह दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली गई। हमारी दुनिया में कैसी कैसी मोहब्बत करने वाली हस्तियां हैं, उन्हीं के दम से अभी मोहब्बत बाकी है, वरना हथियार, दहशतगर्दी, जंग, नफरत, मुनशियात और दूसरे नफरत फैलाने वाले नासिर की बहुतात से ये दुनिया जहन्नुम बन जाती। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी रिश्ते से थोड़ी सी मोहब्बत ज़रूर मिलती है। जैसे अजली बीमार को एक खुराक दवा मिल जाती है या इंजेक्शन लग जाता है तो वो ज़िंदगी की हरारत महसूस करने लगता है। इसी तरह हमारी बीमार दुनिया में मोहब्बत एक आर्जी दवा है जो हमें वक्फे वक्फे से थोड़ा जिंदा रखती है। मैं एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया, फिर बॉस को मुखातिब करते हुए पूछा, भगवान हीरा स्वामी की फाइल के मुतालिक बताओ। वो हिचकिचाते हुए बोला, मुझे अफसोस है, हम कई बरसों से कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई आदमी CIB डिपार्टमेंट में चला जाए, लेकिन न्यूयॉर्क सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुख्तलिफ शोबों में सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोई अजनबी दाखिल नहीं हो सकता। खसूसन रिकॉर्ड रूम की तरफ जाने के लिए ऐसी कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है जहां से गुजरने वाला टीवी स्क्रीन पर नजर आता है और फौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर वहां से किसी तरह बच निकले तो रिकॉर्ड रूम के दरवाजे से लेकर पूरे फर्श तक नादीदा इलेक्ट्रिकल अलार्म मौजूद है। फर्श के जिस हिस्से में भी कदम रखा जाए खतरे की घंटी बजने लगती है। तुम नाकामी का एतराफ़ कर रहे हो? जनाब, हम बहुत मजबूर हैं। ऐसी जगह सिर्फ आपकी टेलीपैथी काम आ सकती है। मैं टेलीफोन के जरिए CIB के डायरेक्टर से गुफ्तगू कर सकता हूँ। आप उसके दिमाग में पहुंचकर वहां के मुख्तलिफ शोबों के इंचार्ज वगैरह तक पहुंच सकती हैं। इस सिलसिले में एक और शख्स को अपना अलहकार बना सकती हैं। कौन है वो शख्स? अमेरिकन डेली न्यूज़पेपर का एक सहाफ़ी है। आजकल वह भगवान हीरा स्वामी के मुतालिक ऐसे मज़ामीन लिख रहा है जिसमें झूठ सच की आमेजिश है। वो चाहता है भगवान हीरा स्वामी के मुतालिक तमाम हकाइक सामने ले आए। जब वो नाकाम हो जाता है तो उसमें कुछ झूठ मिला देता है। तुम उसी अखबारी रिपोर्टर से राब्ता कायम करो, मैं उसे अलहकार बनाऊंगा। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर में उससे राब्ता कायम हो गया। बॉस ने पूछा, क्या आप ही अखबारी रिपोर्टर मिस्टर कैरी डॉन हैं? जी हाँ, फरमाइए, मैं आपके मज़ामीन पढ़ रहा हूँ। भगवान हीरा स्वामी का केस निहायत दिलचस्प है। आखिर आप इतनी सच्ची मालूमात कैसे हासिल कर लेती हैं? आप कौन हैं और यह सवाल क्यों कर रहे हैं? इसके साथ ही बॉस ने राब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने कहा, इतना ही काफ़ी है। मैं अखबारी रिपोर्टर कैरी डॉन के पास पहुंचा। वह हेलो हेलो कहने के बाद रिसीवर रख चुका था। समझ रहा था राब्ता किसी वजह से मुनक़ता हो गया है। फ़ोन करने वाला शायद उसे फिर मुखातिब करे। मैंने उसके दिमाग में भगवान हीरा स्वामी का नाम लिया। उसकी सोच उधर घूम गई। वह सोचने लगा, जब से मैं ये मजमून लिख रहा हूँ मेरी शोहरत में इजाफा हो गया, मगर अफसोस मैं रेनी को खोकर ये दौलत और शोहरत हासिल कर रहा हूँ। रेनी इसी अखबार में सच्ची कहानियों के अनुमान से एक सफ़ा लिखती थी जिस अखबार में कैरी डॉन मजमून लिखता था। वह अब भी उस अखबार से मुंसलिक थी, लेकिन कैरी से मुलाकात नहीं करती थी। 6 माह पहले उसकी बेहतरीन दोस्त थी। उसे यकीन था कि इतनी खूबसूरत लड़की जल्द ही लाइफ पार्टनर बन जाएगी, मगर उसकी अधूरी मोहब्बत शर्मिंदा तकमील ना हुई। उसने एक दिन रेनी को अखबार के मालिक के साथ कार में बैठकर जाते देखा। इसके बाद वो उससे दूर और अखबार के मालिक से करीब होती चली गई। 1 हफ्ते बाद मालिक ने उसे एक कीमती कार दे दी। 3 हफ्ते के बाद पता चला वो छोटे से फ्लैट को छोड़कर एक अलहदा बंगले में रहने लगी है। मजीद हैरानी की बात यह थी कि वो उस बंगले की मालका बन गई थी। पहले कैरी डॉन ये समझ ना सका कि अखबार का मालिक रेनी पर इस कदर मेहरबान क्यों है, जबकि रेनी से ज़्यादा हसीन तरीन लड़कियां थीं। फिर यह कि वो शादीशुदा था, बच्चों का बाप था और एक अच्छी घरेलू जिंदगी गुजारता था। अखबार में रिपोर्टिंग करने वाले किसी सुराग रसां से कम नहीं होते। कैरी डॉन ने भी सुराग रसानी शुरू की, अपने मालिक के पीछे पड़ गया। तब पता चला वो मालिक के साथ भगवान हीरा स्वामी के आश्रम में जाती है। वह आश्रम सभी के लिए खुला रहता था, वहां किसी के जाने पर पाबंदी नहीं थी। अमरीकी लड़कियां और लड़के सैकड़ों हजारों की तादाद में आते थे। उस आश्रम में एक बहुत बड़ा हॉल था जहां भगवान हीरा स्वामी मोहब्बत, अमन और इंसानियत का प्रचार करता था। उसकी आवाज़, उसके लहजे और उसके अंदाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले सहरज़दा हो जाते थे। उन्हें सहरज़दा करने के लिए भारतीय तारीख के हवाले से बहुत से नमूने पेश किए जाते थे। मसलन एक ऐसा बड़ा सा हॉल था जहां जनता और अलोरा की मूर्तियों के नमूने बने थे, जो उन औरतों और मर्दों की ये मूर्तियां मोहब्बत की इब्तदा से लेकर हवस की तकमील तक तमाम मनाजिर पेश करती थीं। नई नस्ल के नौजवान इन मूर्तियों को बड़ी दिलचस्पी और बड़े शौक से देखते। वहाँ एक छोटे से सिनेमा हॉल की तरह ऐसा कमरा था जिसके स्क्रीन पर सदियों पुराने राजाओं, महाराजाओं और उनकी दासियों के ताल्लुकात के मुतल्लिक फिल्में दिखाई जाती थीं। मंदिरों और देवदासियों का माहौल भी दिखाया जाता था। यह सब ऐसा रोमान परवर और जज्बाती माहौल होता कि वहाँ एक बार आने वाला बार बार आने पर मजबूर हो जाता। उस आश्रम की 4 दीवारी 1 मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। वहाँ एक ऐसा हॉल भी था जहाँ हिंदुस्तान की कदीम तारीख से मुतल्लिक तरह तरह के लिटरेचर किताबों की सूरत में रखे हुए थे। वह तमाम किताबें बड़ी दिलचस्प होती थीं।
पढ़ने से ताल्लुक़ रखती थी। इन किताबों में 2 बातें समझाई गई थीं। एक तो इबादत के लिए लाजमी है कि इंसान अपनी तमाम तवज्जो एक खालिक हकीकी पर मरकूज़ कर दे, और मोहब्बत करने के लिए भी यही लाजिम है कि वो सिर्फ अपने महबूब का हो और सारी दुनिया को भूल जाए। उसने महबूब हकीकी और महबूब मजाजी का मुआवजा करते हुए ये साबित किया था कि इबादत या मोहब्बत में गुम हो जाने के लिए भंग पीना ज़रूरी है। यह हिंदुस्तान की कदीम तारीख में है। शिव शंकर के मानने वाले भंग के नशे में मस्त होकर रक्स करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अब ये भंग क्या होता है, कैसे तैयार होता है, अमरीकी बाशिंदे कुछ इसके मुतल्लिक जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी जिस तरीके पर भंग तैयार करते हैं वो उनके लिए नई और अनोखी चीज़ थी। उन्होंने भंग जैसे नशे में दूध मिलाई, पिस्ता और बादाम जैसी मकवी ग़िज़ाएं शामिल की और यह साबित किया कि यह नशा नहीं बल्कि ऐसा टॉनिक है जो जिस्मानी कुव्वत में इजाफा भी करता है और ऐसी मस्ती और बेखुदी पैदा करता है कि इस बेखुदी में औरत से मोहब्बत भी होती है और भगवान की इबादत भी। इन किताबों में जो दूसरी बातें साबित की गई वो ये कि भगवान हर दौर में किसी न किसी इंसान के रूप में नमूदार होता है और इस दुनिया में इंसानों के दरमियान मौजूद रहता है। मौजूदा दौर में भगवान ने हीरा स्वामी का रूप इख्तियार किया है, इसीलिए वह भगवान हीरा स्वामी कहलाता है। कैरीडॉन ने वहां पहुंचकर पूरे 1 मील का चक्कर लगाया और आश्रम की हर जगह को देखा। आश्रम उसे कहते हैं जहां लावारिस या भटके हुए लोग या दुनिया से ठुकराए हुए अफराद पनाह लेती हैं। आश्रम में मुफ्त रहने खाने पीने की सहूलतें फराहम की जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान हीरा स्वामी के आश्रम में छोटे छोटे कॉटेज बने हुए थे। इन कॉटेजों में एयर कंडीशन कमरे और अटैच्ड बाथरूम थे। वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मौजूद होता था। आश्रम की 4 दीवारी में एक छोटा सा मैदान था जहाँ भगवान हीरा स्वामी हेलीकॉप्टर के जरिए आता, सैकड़ों लड़कियों और लड़कों को अपना दीदार कराता, अपने फ़लसफ़े का प्रचार करता, फिर उन्हें आशीर्वाद देकर हेलीकॉप्टर से वापस चला जाता। कैरीडॉन की समझ में नहीं आया चक्कर क्या है। उसे शुबा था वहाँ कोई गैर कानूनी धंधा होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। नशा करना औरतों और मर्दों की आज़ादी से मिलना कोई मायूब बात नहीं थी। अमरीकी सोसाइटी में ऐसा होता ही है। रेनी आश्रम में आते ही कैसे दौलतमंद बन गई थी ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने उसका ताक़ुब भी किया था, लेकिन आश्रम की भीड़ में वो कहीं गुम हो गई थी। तब कैरीडॉन ने इंटेलिजेंस वालों से रुजू किया, उनसे ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने भगवान हीरा स्वामी के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम की। कैरीडॉन ने उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर भगवान हीरा स्वामी के खिलाफ लिखना शुरू किया। अखबार के मालिक ने इस मजमून को छापने से इनकार कर दिया। मजबूरन उसने अखबार को खैरबाद कह दिया, फिर दूसरे अखबार में मुलाजमत कर ली। वहाँ उसके मज़ामीन को बहुत पसंद किया गया, वो मुसलसल छपने लगा। बाद में कैरीडॉन को अपनी हमाकत का एहसास हुआ, क्योंकि वो हीरा स्वामी के खिलाफ जो कुछ भी लिखता था उससे उसकी और पब्लिसिटी होती थी। उस भगवान की शोहरत में इजाफा होता जा रहा था। आए दिन ये खबर मिलती थी कि अमरीकी लड़कियां और लड़के हिंदू धर्म इख्तियार करते जा रहे हैं। जब ऐसे जवानों से दरियाफ्त किया जाता तो वो कहते हमने कोई धर्म इख्तियार नहीं किया, हम दुनिया के किसी धर्म को नहीं जानते, मोहब्बत हमारा धर्म है, हीरा स्वामी हमारा भगवान है, हमें इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बेखुदी चाहिए, और बेखुदी नशे और औरत से हासिल होती है जो हमें हासिल होती रहती है। कैरीडॉन की सोच पढ़कर मालूम हो गया वो मेरे काम का आदमी नहीं था। मैंने उसके दिल में रेनी के लिए शदीद लगन पैदा की। वो बड़ी बेचैनी से महसूस करते हुए सोचने लगा किस तरह रेनी से मुलाकात करनी चाहिए, मगर वो तो नायाब हो गई है। आजकल नज़र मिलने पर हेलो भी नहीं कहती, दूर ही से कतरा जाती है, क्यों ना उससे फ़ोन पर गुफ्तगू की जाए। वो अगर बात नहीं करेगी तो कम अज़ कम सात भर के लिए उसकी आवाज़ तो सुनाई देगी। थोड़ी देर बाद वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। ज़रा देर बाद दूसरी तरफ से एक नौसवानी आवाज़ सुनाई दी। कैरी ने कहा, मैं रेनी से बात करना चाहता हूँ, क्या पहले से अपॉइंटमेंट है? मेरा नाम कैरीडॉन है। वो नाम सुनते ही अपॉइंटमेंट के बगैर गुफ्तगू करेगी। आप होल्ड ऑन करें। होल्ड ऑन का मतलब है रिसीवर से चिपके रहो, इंतज़ार करते रहो, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं दूसरी तरफ बात करने वाली के पास पहुंच गया। वो इंटरकॉम के जरिए कह रही थी, मिस्टर कैरीडॉन आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। रेनी की आवाज़ सुनाई दी, कोई बहाना कर दो, कहो मैं मसरूफ़ हूँ। मैं फ़ौरन ही रेनी के पास पहुंच गया। उसने इंटरकॉम के बटन को ऑफ कर दिया था। वो एक टाइपराइटर के पास बैठी एक कहानी टाइप कर रही थी। उसकी सोच ने बताया ये कहानी 1 घंटे के अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे दूसरे दिन के अखबार में शाया होना है। वह सिर्फ कहानी के लिए परेशान नहीं थी। सिर्फ कहानी ही लिखना होती तो उसके पास काफ़ी दौलत थी। वैसे एक अखबार खुद निकाल सकती थी या कोई और नफ़ा बख्श कारोबार शुरू कर सकती थी, लेकिन आजकल जो कहानियाँ शाया हो रही थीं उनसे ज़्यादा नफ़ा बख्श कारोबार और कोई नहीं हो सकता था। इन कहानियों ने उसे देखते ही देखते दौलतमंद बना दिया था। उसकी ज़रा सी सोच पड़ना काफ़ी हो गया। मुझे पता चल गया दरअसल वो कहानियों के ज़रिए पैगाम रसानी करती थी। उसकी तहरीर में ऐसे फ़िक्रे और ऐसे पैराग्राफ होते थे जो भगवान हीरा स्वामी के ख़ास एजेंटों के लिए खुफिया पैगाम होते थे। अभी वो जो कुछ लिख रही थी मैं उसके चंद पैराग्राफ बयान करता हूँ, उससे पैगाम रसानी के तरीक़ेकार को समझने में आसानी होगी। वो लिख रही थी, सुबह के 8 बजे थे।
वो बहरी जहाज मैरी एंडरसन के अर्शे पर खड़ी हुई सुबह की वर्जिश में मसरूफ थी। कभी वो सीधी खड़ी हो जाती, कभी एक हाथ उठाती और कभी दोनों हाथ, फिर आगे की तरफ झुक जाती। दूर से देखने वाले यही समझते कि वो सुबह सवेरे वर्जिश के जरिए अपने जिस्म को सेहतमंद और शादाब रखने की आदी है, लेकिन वह खुफिया पैगाम रसानी के फ़राइज़ अदा कर रही थी। उसके सीधे खड़े होने का मतलब था कि वो पैगाम दे रही है। एक हाथ शाने तक उठाने का मतलब अंग्रेजी हरफ ए, दूसरा हाथ शाने तक उठाने का मतलब बी था। इसी तरह दोनों हाथ और पाँव की मुख्तलिफ हरकतों के जरिए वो अंग्रेजी हरूफ ए से लेकर जेड तक बयान करती थी और इन हरूफ के जरिए लफ्ज़ बनाती थी। इन अल्फाज के आम मायने कुछ और होते थे, खास मायने कुछ और होते थे जो कोड वर्ड्स कहलाते थे और जिन्हें खास एजेंट ही समझ पाते थे। वो अपने वक्त के मुताबिक वर्जिश करने के बहाने सिग्नल के जरिए कह रही थी कि लॉन्च के निचले हिस्से में 50 लड़कियां होंगी। उनमें से 32 लड़कियां इतनी हसीन और जमील हैं कि 100 गज के फासले से साफ तौर पर नजर आएंगी। उनके बाद 7 लड़कियां डबल एम में हैं। बाकी 11 लड़कियों में से हर एक की उम्र 25 बरस है। रेनी जो कहानी लिख रही थी उसे शुरू से आखिर तक पढ़ा जाए तो वाकई निहायत दिलचस्प होती, मगर मैंने उसका एक टुकड़ा सुना है जिसमें कहानीपन तो नहीं है मगर कहानी की दिलचस्पी कूट कूट कर भरी है। वो बज़ाहिर एक जासूसी कहानी टाइप कर रही थी, पढ़ने वालों के लिए वो कुछ और थी। खास एजेंट इस कहानी से जो बात समझने वाले थे वो मैं बयान कर रहा हूँ। उसने लिखा था कि वो सुबह 8 बजे बहरी जहाज मैरी एंडरसन के अर्शे पर वर्जिश कर रही थी। इसका असल मतलब ये था कि मैरी नामी एक औरत अपने साथी एंडरसन के साथ सुबह 8 बजे पहुंचने वाली है। वो जिस लॉन्च में आएंगे उसके निचले हिस्से में 50 लड़कियां होंगी, लेकिन यहाँ लड़कियों से मतलब है 50 माल से भरी हुई पेटियां। उसने आगे चलकर लिखा था कि 32 लड़कियां इतनी हसीन और जमील होंगी कि 100 गज के फासले से दिखाई देंगी। इसका मतलब था 32 बोर की राइफलें आ रही हैं जिनके साथ टेलीस्कोप यानी दूरबीन लगी हुई है, जिनके जरिए 100 गज के फासले से साफ तौर पर अपने टारगेट को देखा जा सकता है। इसके बाद उसने लिखा था 7 लड़कियां डबल एम में हैं। डबल एम का मतलब 2 एम यानी MM, और 7 का मतलब है वही 7, यानी सबको मिलाकर ये मायने अखज़ किए जाते हैं कि 7 MM की राइफलें भी आ रही हैं। इसके बाद उसने लिखा कि बाकी 11 लड़कियों में से हर एक की उम्र 25 बरस है, यानी 11 पेटियों में छोटी मशीन गन्नें आ रही हैं जो एक वक्त में 25 राउंड चलाती हैं। रेनी टाइप कर रही थी और मैं पढ़ रहा था। वो इस कहानी में पूरी तफसील के साथ खुफिया एजेंटों को समझा रही थी कि किस वक्त किस ब्लैक पोर्ट में वो लॉन्च आएगी और किस तरह वो माल उतारा जाएगा और जजीरे के गोदाम में पहुंचाया जाएगा। मैंने उसके दिमाग को फिर कुरीदना शुरू किया, उसे ये मालूमात कहाँ से हासिल होती हैं। ऐसा सवाल उसके जहन में पैदा करते वक्त मैंने भगवान हीरा स्वामी का नाम लिया। वो उसे तसव्वुर में देखने लगी। उसकी सोच कह रही थी हीरा स्वामी वाकई भगवान की तरह दूर ही दूर रहता है। मुझे आज तक उसके करीब जाने का मौका नहीं मिला, पता नहीं उसमें क्या बात है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो खिंची जाती हूँ। बॉस ने मुझे एक ऐसे शख्स से मिलाया है जिसके काम आकर मैं भगवान हीरा स्वामी के करीब पहुंच सकती हूँ। वो अपने अखबार के मालिक को बॉस कह रही थी और बॉस ने जिस शख्स से मिलाया था उसका नाम थॉमसन ब्लैक था। रेनी हफ्ते में 2 ऐसी कहानियां लिखती थी जो पैगाम रसानी का सबब बनती थी। हफ्ते में 2 बार थॉमसन उससे फ़ोन पर राब्ता कायम करता था, फिर कहीं मिलने की जगह मुकर्रर करता। वह मुकर्रर मुकाम पर पहुंचकर उससे मुलाकात करती। फिर थॉमसन ब्लैक उसे बताता कि किस दिन कौन सा पैगाम शाया होगा, कहानी में कौन कौन सी खास बातों का जिक्र होगा। वो इन तमाम बातों को नोट करती, फिर कहानी का ऐसा ताना बाना बुनती थी कि वह तमाम नोट की हुई बातें उसमें समा जाती थीं। थॉमसन ब्लैक ने रेनी को ना तो अपनी रिहाइशगाह का पता बताया था और ना ही फ़ोन नंबर। वो खुद ही उससे राब्ता कायम करता। उसकी सोच ने बताया कि 1-2 रोज़ में वो फिर राब्ता कायम करेगा। मैं उसे छोड़कर पौमी के पास पहुंच गया। मेरे मुखातिब करने पर वो ज़रा खुश हुई, फिर नाराज़ होकर बोली, पूरे 36 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, बिल्कुल ही भूल जाते हो। भूल जाता तो अभी ना आता। कोई काम होगा, वैसे तो याद नहीं करते। हाँ काम है। मैं एक लड़की रेनी के मुतल्लिक बता रहा हूँ, तवज्जो से सुनो। वह सुनने लगी। मैं उसके मुतल्लिक तफसील से बताने लगा। तमाम बातें सुनने के बाद उसने कहा, वो आज कहानी टाइप कर रही है, कल अखबार में छपेगी। परसों उस कहानी के मुताबिक सुबह 8 बजे वो लॉन्च ब्लैकपोर्ट पहुंचेगी। क्या तुम चाहते हो मैं वहां कुछ गड़बड़ करूं? मैंने कहा नहीं, माल आता है आने दो, जाता है जाने दो, हमें कोई गर्ज नहीं है। तुम रेनी से दोस्ती करो। 1-2 रोज में थॉमसन ब्लैक उससे राब्ता कायम करेगा, उससे मुलाकात के लिए कहीं बुलाएगा। रेनी अगर दोस्त बन जाए तब भी तुम्हें साथ नहीं ले जाएगी, मगर तुम उसका ताक़ुब करते हुए थॉमसन ब्लैक तक पहुंच सकती हो। इस दौरान मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगा और तुम्हारे या रेनी के जरिए उस शख्स तक पहुंच जाऊंगा। उसने पूछा, किसी की हड्डी पसली तोड़ने वाला काम नहीं है। किसी से दोस्ती करना, उसका ताक़ुब करना, उसके जरिए किसी दूसरे शख्स तक पहुंचना, ये बड़ा ही उकता देने वाला काम है। बाय द वे, तुमने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे वादा याद है। तुम मेरे साथ काम करोगी, इसीलिए तो तुम्हें यह काम दे रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें रेनी के साथ रहते हुए भगवान हीरा स्वामी के आश्रम में जाना पड़े। वहां तुम अपने लिए जगह बना सको।
अगर ऐसा हो गया तो हमारी मुलाकात वहीं होगी। तुम सिर्फ मिलने के वादे पर कायम रहो। वो आश्रम क्या चीज़ है, मैं तो भगवान हीरा स्वामी के किसी खुफिया अड्डे तक पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बोलो, आओगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ और मानता हूँ, जो कहोगी वही कर गुजरोगी। मैं ज़रूर आऊँगा। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था, फिर वही पर्सनल गार्ड नजर आई। उसके पीछे कुछ कनीजें थी, वो खाने की ट्रॉली लेकर आई थी। 2 बज रहे थे, मुझे भूख लग रही थी। मैं खाने बैठ गया। पर्सनल गार्ड ट्रॉली के दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गई। उसने कनीजों को वहां से जाने का इशारा किया। फिर उसने तन्हाई में आहिस्तगी से कहा, मिस्टर फरहाद, क्या तुम ये सोच सकते हो कि यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दोपहर है और तुम इस आखिरी दोपहर का आखिरी खाना खा रहे हो? मैंने लुकमा चबाते हुए कहा, मैं अक्सर यह सोचता हूं कि मेरे जिस्म पर जो कपड़ा है ये मेरा आखिरी लिबास है। शायद इसके बाद कफन भी नसीब ना हो। मैं एक मुहिमाती जिंदगी गुजार रहा हूं, न जाने कब और कहाँ कैसी मौत वाक़ई हो। तुम मुझे लेडी रोजीना से डराने आई हो। तुम डरने वाले बच्चे नहीं हो और मैं झूठ बोलने वाली औरत नहीं हूं। मैंने तो आज तक यही देखा है, जो दुल्हा बनकर उसकी ख्वाबगाह में जाता है फिर वापस नहीं आता। क्या तुम मुझे वापस लाने के सिलसिले में कुछ कर सकती हो? मेरी अकल काम नहीं कर रही। वो कमबख्त ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहां की खिड़कियों और दरवाज़ों पर बिजली की रौ दौड़ने लगती है। कोई उसके करीब नहीं जा सकता। मैंने पूछा, यहाँ का मेन स्विच बंद करने के बाद भी ख्वाबगाह में बिजली की सप्लाई जारी रहती है? हाँ, मालूम होता है। ख्वाबगाह में बिजली की सप्लाई किसी दूसरे जरिए जनरेटर से है। वो जनरेटर कहाँ है ये मैं आज तक मालूम नहीं कर सकी। हम में से आज तक कोई ये मालूम ना कर सका कि मौत कब आती है और कहाँ से आती है। फिर परेशान होने की ज़रूरत क्या है? मैं जानती हूँ आप बहुत बेबाक हैं, मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी गुजारते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर मौत के मुंह में जाना दानिशमंदी नहीं है। मैं आपके फरार का रास्ता हमवार करती हूँ। आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। यहाँ एक औरत से मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं उसे छोड़कर नहीं भाग सकता। उसने ताज्जुब से देखा, फिर पूछा, क्या वो मादाम मरियम है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं सबकी खबर रखती हूँ। मुझे मालूम है कि वो कल तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार कर गई है। क्या तुम उसे मिला सकती हो? क्या उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकते? नहीं, कुछ मजबूरी है। क्या मरियम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है? यह तो मैं उससे पूछकर ही बता सकता हूँ। उसने कनीज को बुलाया, फिर हुक्म दिया, मादाम मरियम को बुला कर लाओ। कनीज चली गई। जब मैं खाना खत्म करके 7 अप की बोतल खोल रहा था तो मरियम आ गई। वो पर्सनल गार्ड को देखते ही ठिठक गई। मैंने कहा, यह हमारी राजदार है। पर्सनल गार्ड ने कहा, आओ मरियम, दरवाज़ा बंद करो और यहाँ बैठ जाओ। मरियम ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, हमारे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हारी लेडी रोजीना की ये पर्सनल सेक्रेटरी मुझसे पूछती है कि मैं तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं पहुंच सकता। अब तुम ही बता दो कि तुमने ख्याल ख्वानी के जरिए अपने दिमाग में आने से मना किया है। मादाम मरियम ने ताज्जुब से मुझे देखा, फिर कहा, मैंने कब मना किया है? तुम कल मेरे पास आई थी, तुमने खुद मना किया था। ये क्या कह रहे हो? मैं कब तुम्हारे पास आई थी? पर्सनल गार्ड ने कहा, मरियम मैं सब जानती हूँ, तुम इनकार ना करो, तुम यहाँ आई थी, फरहाद के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा है। लेडी रोजीना की सेक्रेटरी बाद में आई थी, मगर तुम्हें पकड़ नहीं सकी। तुम शायद पिछले दरवाजे से चली गई थी। मादाम मरियम परेशान होकर कभी पर्सनल गार्ड को और कभी मुझको देख रही थी। अब जबकि वो कह रही थी कि मुझे दिमाग में आने से मना नहीं किया है, तो मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की। तब पता चला कि वो बेचारी सच कह रही थी। कल मेरे पास नहीं आई थी, मगर उसकी सोच के जरिए तस्दीक हो गई कि उसके रूप में सोनिया मेरे पास थी। मैंने कहा, कल मरियम के रूप में जो मेरे पास आई थी वो मेरी एक साथी थी, मुझे उसी का इंतजार है। जब तक उसकी तरफ से इशारा नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पर्सनल गार्ड ने पूछा, तुम्हारी वो साथी कौन है? तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो खुद मुझसे छुप रही है। मुझ पर जाहिर होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या जब तक वो नहीं मिलेगी तुम यहाँ से नहीं जाओगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुझसे मिले, लेकिन उसकी तरफ से जब तक खतरे का सिग्नल नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगा, ख्वाह मुझे लेडी रोजीना की ख्वाबगाह में जाना पड़े। पर्सनल गार्ड ने कहा, मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे काम आना चाहती हूँ। मुझे मौका मिला तो मैं लेडी रोजीना की ख्वाबगाह में दाखिल होकर तुम्हारे सामने ढाल बन जाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम सिद्ध के दिल से मेरे लिए कुछ करना चाहती हो। मरियम भी चुपके चुपके मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। मुझे ये बताओ, यहाँ कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अंग्रेज़ी ज़ुबान जानती हैं? उसने कहा, ये अमेरिका है, यहाँ जो अंग्रेज़ी नहीं जानता वो भी सीख लेता है। फिर यहाँ मुलाजमत करने वाली लड़कियाँ इस ज़ुबान से किस तरह नाशना हो सकती हैं? ये सब अंग्रेज़ी जानती हैं, लेकिन लेडी रोजीना का हुक्म है कि इनकी ज़ुबान पर अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक लफ्ज़ भी ना आए। तुम लेडी रोजीना की पर्सनल गार्ड हो। यहाँ जितनी भी मुसल्ला औरतें हैं वो तुम्हारी ताबेदार हैं। कभी तुम अपनी लेडी के खिलाफ बगावत करना चाहो तो कितनी औरतें तुम्हारा साथ देंगी? फिलहाल 25 मुसल्ला लड़कियां हैं। मैं उनके प्राइवेट मामलात में राजदार हूँ। वो मेरे इशारों पर नाचती हैं। मजीद 15-20 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें अब तक लिफ्ट नहीं दी। उन्हें भी अपनी मुट्ठी में करना चाहूँ तो वह मेरे इशारे पर चलना शुरू कर देंगी। तुम इसी तरह मेरे काम आ सकती हो। उन्हें अपने हाथ में रखो, तुम्हें किसी वक्त भी मुसल्ला बगावत की ज़रूरत पड़ेगी। मरियम ने कहा, ऐसी कोई 50 के करीब लड़कियां मेरे इशारों पर चलती हैं। मेरी तरह मादाम कहलाने वाली यहाँ और भी सुपरवाइजर औरतें हैं।
उनकी निगरानी में दर्जनों लड़कियां हैं। मैं ऐसी मादाम किस्म की औरतों को अपने एतमाद में ले सकती हूँ। पर्सनल गार्ड ने कहा, तकरीबन 70% मुसल्लह लड़कियां हमारे काबू में हैं। तुम चाहो तो अभी लेडी रोजीना के खिलाफ बगावत हो सकती है। तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। मैं खुद उसकी ख्वाबगाह में जाना चाहता हूँ। यह दानिशमंदी नहीं है। जानबूझकर मौत को दावत दे रहे हो। मैंने कहा ना, जब तक मेरी साथी की तरफ से खतरे का सिग्नल नहीं मिलेगा मौत मेरे सामने नहीं आएगी। अगर हम बगावत शुरू कर दें और मुझे उसकी ख्वाबगाह में जाने का मौका ना मिले तो जानती हो क्या होगा? वो दोनों मुझे सवाली नज़रों से देखने लगी। मैंने कहा, उस ख्वाबगाह की 4 दीवारी में जो राज है वो हमें कभी मालूम नहीं होगा। मैं मानता हूँ हम बगावत में कामयाब हो सकेंगे। लेडी रोजीना को कैद कर लेंगे। उसे अजियतें देकर ख्वाबगाह का राज मालूम करना चाहेंगे। हो सकता है वो हमें सब कुछ बता दे, लेकिन ना बताना चाहे तो अपनी ज़िंदगी पर खेल जाएगी। इस तरह वो राज उसके साथ चला जाएगा और जिस मकसद के लिए मेरी साथी यहाँ दिन रात मसरूफ़ है वो पूरा नहीं होगा। पर्सनल गार्ड ने कहा, तुम लेडी रोजीना से किस किस्म के राज के इंकशाफ होने की तवक्को करते हो? मैं यकीन से नहीं कह सकता। यह हमारा शुबा हो सकता है कि लेडी ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ। ये मीलों दूर तक फैला हुआ फार्म महज दिखावा है। इसके पीछे कुछ और हो रहा है। ये किस बुनियाद पर कह रहे हो? इसलिए कि लेडी रोजीना के बेडरूम में आज तक जो लोग गए वो जिंदगी के किसी न किसी शोबे में अहमियत रखने वाले लोग थे। तुम्हारी लेडी सिर्फ सेहतमंद और खूबरू जवानों से इश्क नहीं करती है। माजी में उसने उधेड़ उम्र के साइंसदानों को भी अपना दूल्हा बनाया है। मैं यकीन से कहता हूँ उसे सिर्फ मेरी खूबरू और जवां मर्दी से कोई लगाव नहीं, सिर्फ मेरी टेलीपैथी से इश्क है। ये महज तुम्हारी क्या सराई भी हो सकती है। जरा सोचो तो, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम फरहाद साबित ना हो सके। इसके बावजूद लेडी रोजीना ने तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उसने टेलीपैथी जानने वाले फरहाद को नहीं, माइकल गार्सन को पसंद किया था। रोजीना बहुत गहरी है। हम ये समझते रहे कि मेडिकल रिपोर्ट में जो तब्दीली हुई उसे सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन नहीं, उसे भी मालूम था कि उसके यहाँ काम करने वाली लड़कियां गलत रिपोर्ट पेश कर रही हैं। यह गलत रिपोर्ट उसके हक में बेहतर थी। उसने यही रिपोर्ट मास्टर की के सामने पेश की। वो दुनिया वालों के सामने माइकल गार्सन को दुल्हा बनाकर अपनी ख्वाबगाह में ले जाना चाहती थी। किसी को पता न चलता कि दरअसल वह फरहाद को ले गई है। अगर हालात करवट ना बदलते, मैं खुद को जाहिर ना करता, तब भी वो अपने फैसले पर कायम रहती। पर्सनल गार्ड ने कहा, इस बहस के नतीजे में सिर्फ एक बात मालूम करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि ख्वाबगाह में पहुंचने के बाद जिंदा रह पाओगे? मैंने हंसते हुए कहा, मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूँ। अभी यकीन नहीं है कि मैं दूसरी सांस में जिंदा रह पाऊंगा। भला कौन अपनी जिंदगी की जमानत दे सकता है? कोई जमानत नहीं दे सकता, मगर एतमाद से जिंदा रह सकता है। इसी एतमाद से मैं ख्वाबगाह में पहुंचकर भी जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। वो उठकर खड़ी हो गई। फिर मरियम से बोली, कनीजों से कह दो रात का अंधेरा होने से पहले मिस्टर फरहाद को दूल्हा की हैसियत से तैयार कर दें। मेरे कमरे में इनका नया लिबास, लेडी रोजीना का पसंदीदा परफ्यूम और एंटी डार्क गॉगल्स मौजूद हैं। वो चीज़ें यहाँ ले आओ। वो हुक्म देकर दरवाजे तक गई। वहां से पलटकर मुझे देखा, फिर कहा, यूं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगी, अभी तो सिर्फ दुआ ही कर रही हूं। वो पलटकर कमरे से बाहर चली गई। ये पौमी की फितरत के खिलाफ था कि वो रेनी की रिहाइशगाह के पास जाती और उसकी निगरानी करती। पता नहीं रेनी अपनी रिहाइशगाह में कब तक रहती। तमाम दिन तमाम रात बाहर ना निकलती, या फिर निकलती तो जाने कहाँ कहाँ घूमती फिरती। पौमी को जासूसा बनकर उनके पीछे पीछे पागलों की तरह घूमना पड़ता, और वो पागलों का सा काम नहीं करना चाहती थी। उसने बहुत से राब्ता करके रेनी की रिहाइशगाह का पता बताया, फिर कहा, अपने कुछ खुफिया आदमी उसके पीछे लगा दो। मुझे हर घंटे में उसके मुतल्लिक रिपोर्ट मिलनी चाहिए। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है और किन लोगों से मिल रही है। वह तमाम जिम्मेदारियां बॉस के आदमियों पर डालकर खुद आश्रम की तरफ चली गई। मैंने उसे कहा था हमारी मुलाकात उसी आश्रम में या भगवान हीरा स्वामी के किसी खुफिया अड्डे में होगी। ये बात उसके दिल और दिमाग में नक्श हो गई थी। मैं जिस रास्ते पर उसे मिल सकता था वो उसी रास्ते पर चलते हुए आश्रम तक पहुंच गई। वहां अकीदतमंदों की भीड़ लगी हुई थी। अमरीकी मुआशरे की मायूस और दिल बर्दाश्ता लड़कियां और लड़के भगवान हीरा स्वामी के दर्शन करने आए थे। बड़े हॉल के बाहर लगे हुए स्पीकर के जरिए इतला दी जा रही थी कि भगवान हीरा स्वामी अभी अभी हेलीकॉप्टर के जरिए तशरीफ लाए हैं, अब हॉल में पहुंचने वाले हैं। लोग अंदर आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। वो स्टेडियम नुमा हॉल था। नीचे से ऊपर तक नीम दायरे की सूरत में कुर्सियां बिछी हुई थीं। तकरीबन 2000 अफराद की गुंजाइश थी, लेकिन 30,000 से ज्यादा अकीदतमंद भरे हुए थे। जिन्हें जगह नहीं मिली वो खड़े हुए थे। सैकड़ों अफराद ऐसे थे जिन्हें हॉल में कदम रखने की जगह नहीं मिल रही थी। वो बाहर खड़े हुए थे, अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे कि भगवान हीरा स्वामी का दीदार ना सही, उसकी आवाज़ तो सुन सकेंगे। आश्रम में दाखिल होने के लिए चारों सिमत 4 बड़े बड़े गेट बने हुए थे। उन गेट के पीछे एक इंक्वायरी काउंटर था। वहां आश्रम से मुतल्लिक तमाम मालूमात हासिल की जा सकती थी। पौमी ने एक काउंटर गर्ल के पास जाकर पूछा, मैं भगवान हीरा स्वामी से कैसे मिल सकती हूँ? जवाब मिला, वो जिससे खुश होते हैं उसी से मिलती हैं। वो कैसे खुश होती हैं? काउंटर गर्ल ने एक छोटा सा कार्ड दिखाते हुए कहा, यह आश्रम का पूरा नक्शा है।
तुम 7 नंबर कमरे में चली जाओ, वहां तुम्हें भगवान के मुत्तल्लिक तमाम बातें मालूम हो सकती हैं। उसी काउंटर गर्ल ने 7 नंबर के कमरे पर लाल पेंसिल से निशान लगाया, फिर उसे पोमी को दे दिया। पोमी ने वहीं खड़े रहकर आश्रम के नक्शे की स्टडी की, फिर उसके मुताबिक 7 नंबर के कमरे की तरफ जाने लगी। वह कमरा स्टेडियम नुमा हॉल के पीछे था, जहां अभी भगवान हीरा स्वामी पहुंचकर अपने अकीदतमंदों के सामने ऐसी तकरीर करने वाला था जिससे रूह को ताजगी और जज्बात को आसूदगी हासिल होती। उस 7 नंबर कमरे के साथ ही एक खूबसूरत सा कमरा था, जहां भगवान हीरा स्वामी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद आकर थोड़ी देर बाद बैठ जाता, फिर उसी कमरे के पिछले दरवाजे से गुजरकर स्टेडियम नुमा हॉल के स्टेज पर पहुंच जाता। इस कमरे के बाद जो तीसरा कमरा था, वहां आश्रम का मेन स्विच बोर्ड था। मेन स्विच बोर्ड के अलावा ऐसे छोटे छोटे स्विच बोर्ड थे जो आश्रम के हर कमरे में बिजली पहुंचाते थे। पोमी ने 7 नंबर कमरे में पहुंचकर एक उधेड़ उम्र शख्स से मुलाकात की। उसने पोमी को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वो एक बड़ी सी मेज के पीछे बैठा हुआ था। दीवारों पर चारों तरफ रैक बने हुए थे जिनमें किताबें, रिसाले और अखबारात नजर आ रहे थे। पोमी ने सवाल किया, मैं भगवान हीरा स्वामी से कैसे मिल सकती हूँ? क्या तुम पहली बार आश्रम में आई हो? जी हाँ, पहली बार। हॉल में जाओ और भगवान की रूह परवर बातें सुनो। अगर वो बातें तुम्हारे दिल पर असर करेंगी तो तुम उन पर अमल करोगी। अमल करने के तरीके क्या हैं? इस आश्रम में किसी को हथियार लाने की इजाजत नहीं। कोई यहाँ मुनशियात का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शराब, चरस और कोकेन वगैरह की ममानियत है, लेकिन इबादत के दौरान अपनी सोच और अपने तमाम जज्बों को सिर्फ भगवान पर मरकूज करने के लिए लाजमी है कि तुम पर बेखुदी तारी रहे। और बेखुदी तारी रखने के लिए यहाँ की तैयारशुदा भंग इस्तेमाल की जाती है। यहाँ नफरत से भटके हुए और माशरे के ठुकराए हुए लोग आते हैं, इसलिए किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। अगर यहाँ आने वालों के साथ दिल खोलकर मोहब्बत करोगी तो ये मोहब्बत इबादत बन जाएगी। मगर मैं भगवान से कैसे मिल सकती हूँ? यहाँ बराबर आती रहो, यहाँ के आश्रम में रहा करो, अपने हुस्न और हुस्न सलूक से इंसानों की खिदमत करो। तुम्हारे हुस्न कारकर्दगी की रिपोर्ट भगवान हीरा स्वामी के सामने पहुंचती रहेगी। जब वो तुम्हारी कारकर्दगी से खुश होंगे तो खुद ही अपने पास बुलाएंगे। ये तो बड़ा लंबा चक्कर है। मैं आज और अभी भगवान से मिलना चाहती हूँ, ये नामुमकिन है। पोमी ने नक्शे का कार्ड उठाया, फिर वहां से उठते हुए बोली, हमारे और आपके लिए नामुमकिन है, भगवान के लिए तो मुमकिन है। मैं उनसे मिलकर रहूंगी। वो कमरे से बाहर आ गई। अब स्पीकर के जरिए किसी औरत की बहुत ही मुलायम और मोहब्बत भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूछने पर मालूम हुआ उस स्टेडियम नुमा हॉल के स्टेज पर भगवान हीरा स्वामी के आने से पहले उनकी खास दासी माइक के सामने आती है और मुख्तसर सी तकरीर करती है। उस खास दासी को सब इज्जत और एहतराम से माँ नीलमा दासी कहती हैं। इस आश्रम में भगवान हीरा स्वामी के मुतल्लिक जितनी किताबें अकीदतमंदों को पढ़ने के लिए मिलती थीं, उनमें माँ नीलमा दासी का जिक्र जरूर होता था। इन किताबों को पढ़ने से पता चलता था कि वो दासी बरसा बरस से भगवान के करीब रहती आई है। वो किसी रोक टोक के बगैर जब चाहे जहां चाहे भगवान से मुलाकात कर सकती है। किसी तीसरी औरत को यह एजाज हासिल नहीं है। पोमी उस कार्ड पर बने हुए नक्शे को देखते हुए उस कमरे के सामने पहुंच गई जहां भगवान हीरा स्वामी आकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था। फिर माँ नीलमा दासी की तारफी तकरीर के बाद स्टेज पर आता था। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। बाहर 2 वर्दी में मलबूस मुलाजिम खड़े हुए थे। वो सेहतमंद और कद्दे-आवर थे, बिल्कुल बॉडीगार्ड लगते थे, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था। पोमी ने कहा, दरवाज़ा खोल लो, मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ। एक बॉडीगार्ड ने दोनों हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा, हम मजबूर हैं। किसी एक को भी मिलने की इजाज़त देंगे तो यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे और भगवान को परेशान करेंगे। मैं परेशान नहीं करूँगी। दूसरे बॉडीगार्ड ने भी हाथ जोड़कर कहा, मिस साहिबा, इस दुनिया में किसी भी बड़े हुक्मरान तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे अफसरों से मिलना पड़ता है। उनकी इजाज़त और सिफारिश के बगैर हुक्मरान तक रसाई हासिल नहीं होती। इसी तरह भगवान से मिलने के लिए ज़रूरी है कि पहले उनकी नसीहतों पर अमल किया जाए, अपनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाए, उसके बाद ही मुलाकात हो सकती है। उससे पहले आप हमें मजबूर ना करें, हम ये दरवाज़ा किसी सूरत में नहीं खोलेंगे। पोमी ने पूछा, तुम्हारे पास दरवाज़ा बंद रखने और दूसरों को दाखिल होने से रोकने के लिए कौन सी कुव्वत है? तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। अगर मैं तुम्हें पत्थर मारूं और ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर जाऊं तो क्या करोगे? आप ऐसी बातें आश्रम में ना करें। यहाँ कोई किसी पर तशद्दुद नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी का दिल नहीं दुखाता। आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस वाले यहाँ आते हैं तो हथियार आश्रम के बाहर अपनी गाड़ियों में रख कर आते हैं। उन्हें भी यकीन है कि यहाँ कोई किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर पुलिस वालों को भला हथियार की क्या ज़रूरत पड़ सकती है? इसी तरह हमें भी ज़रूरत नहीं है। हम आपके कदमों में गिर जाएंगे मगर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। पोमी ने गहरी सांस लेकर कहा, वाकई जहाँ के बॉडीगार्ड भी हथियार ना रखते हों और किसी को ज़बरदस्ती से रोकने के लिए कदमों में गिर जाते हों, वहाँ कोई किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ गई। आश्रम में हर तरफ बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे जिनके जरिए माँ नीलमा दासी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब बहुत से लोगों की जय जयकार सुनाई देने लगी।
स्टेडियम नुमा हॉल में बैठे हुए तमाम अकीदतमंद बैक कह रहे थे, जय भगवान हीरा स्वामी। इसके बाद भगवान हीरा स्वामी की बहुत ही नरम और मीठी आवाज़ सुनाई दी। वह आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही अच्छे अंदाज में तकरीर की इब्तदा कर रहा था। निहायत ही शफकत आमेज़ और संजीदा लहजे में ऐसी बातें कर रहा था जो दिलों पर असर करती हैं। पौमी हाथ में पकड़े हुए नक्शे को देखते हुए उस कमरे में पहुंच गई जहां मेन स्विच लगा हुआ था। वो कमरा खाली था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। आश्रम में जिसका दिल जहां चाहता था जा सकता था, जिस किताब को उठाकर पढ़ना चाहता या ले जाना चाहता, कोई रोकने वाला नहीं था। सिर्फ हीरा स्वामी से मिलने से रोका जाता था। वो मेन स्विच के पास गई, फिर उसे हाथ बढ़ाकर ऑफ कर दिया। आश्रम के चारों तरफ और हॉल के अंदर गूंजने वाली हीरा स्वामी की आवाज़ एकदम से घुट कर रह गई। पोमी ने जैसे गला घोंट दिया था। हॉल में कितने ही अकीदतमंद अपनी जगह से उठकर कह रहे थे, आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। कितने ही कारकुन दौड़ते हुए उस कमरे में आए जहां मेन स्विच लगा हुआ था। वो पोमी को देखकर ठिठक गए। फिर उन्होंने नजरें उठाकर देखा, छत से एक रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी के आखिरी सिरे पर जो फंदा बना हुआ था वो पोमी के गले में था। वो मेन स्विच के पास कुर्सी पर खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर कह रही थी, खबरदार, अगर कोई इधर आएगा तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। एक ने घबराकर पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे आश्रम में हथियार लाना मना है, इसलिए मैंने खुदकुशी का ये तरीका निकाला है। मगर तुम मरना क्यों चाहती हो? इसलिए कि भगवान से मुलाकात नहीं हो सकती, शायद मरने के बाद उनके दर्शन हो जाएं। नादान ना बनो, खुदकुशी करोगी तो भगवान नाराज होंगे, जिंदा रहूंगी तो उनकी कौन सी खुशी हासिल हो जाएगी। हम तुम्हें समझा रहे हैं, फंदा अपने गले से निकाल दो। ना निकालूं तो क्या करोगे? क्या मुझ पर तशद्दुद करोगे? जबकि यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी का दिल दुखाने की इजाजत नहीं। तुम लोग मेरे करीब भी नहीं आ सकते। ये बात भगवान हीरा स्वामी तक पहुंच गई। हीरा स्वामी ने हैरानी से पूछा, कौन लड़की है? क्या इस आश्रम से ताल्लुक रखती है? एक कारिंदे ने कहा, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। शायद वो पहली बार यहाँ आई है और आपसे मिलने की जिद कर रही है। उसे किसी तरह से समझाओ। उसकी जिद, उसकी नाहक जिद से हजारों अकीदतमंद मेरी बातों से महरूम हो जाएंगे। मेन स्विच को ऑन किया जाए ताकि मैं अपनी बात उस लड़की तक पहुंचा सकूं। एक कारिंदे ने पौमी के पास पहुंचकर हीरा स्वामी की बात सुनाई। उसने कहा, मैं यहाँ खड़ी रहकर भगवान की बातें सुन लूंगी, लेकिन अपना जवाब कैसे सुना सकूंगी? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे और भगवान के दरमियान कोई पैगाम रसानी ना करे। मैं उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जब ये बात हीरा स्वामी को बताई गई तो उसने अपने सामने बैठे हुए हजारों अकीदतमंदों को देखा। फिर एक मेगाफोन फराहम करने पर उसने कहा, मेरे बच्चों, बिजली की सप्लाई में कोई खराबी हो गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैं फिर तुम्हारे सामने आकर बात करूंगा। अभी इजाजत चाहता हूँ। वो स्टेज से उतरकर अपने खास कमरे में आया। फिर परेशान होकर दूसरे दरवाजे को देखते हुए बोला, लड़की को यहाँ ले आओ।